अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इट्स अ ब्रांड न्यू वीक और बहुत सारी खबरें हैं। हम सोच रहे थे कि किस बात से हफ्ते नहीं, का इस दिन बात का से आगाज करें। वैसे तो हमें किसी अच्छी बात से ही स्टार्ट करना चाहिए। देखें, या तो हमारे पास पाकिस्तान की हार है बांग्लादेश मैच, या फिर एक और किस्सा है, उस पर बात कर लेते या हैं। हमारे पास बलूचिस्तान का ऑनर किलिंग बलूचिस्तान में केस है, ऑनर किलिंग है, या फिर मतलब हम सेनेट इंतखाबात की बात कर लेंगे। वो तो रिवायती आपको पता और ही वो है, तो कर चलती ही लेंगे रहेगी। हम लोग। लेकिन ये बलूचिस्तान वाला जो किस्सा है, मैं और अब्दुल्ला अभी यही बात करते हैं, वील डिस्कस इन डिटेल लेटर इन द शो। लेकिन अभी हम ये बात कर रहे थे कि इन दिस डे एंड एज अभी तक हम यही कर रहे हैं। मतलब दुनिया, हम कंपैरिजन में तो खैर अपने आप को दुनिया के साथ लाते ही नहीं है, लेकिन लुक एट द प्रॉब्लम्स अराउंड द वर्ल्ड, लुक एट द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव। और अभी तक हमें पसंद की शादी पे इतनी आग लग जाती है, इतना गुस्सा चढ़ जाता है। इट इज सच अ नो नो कि हम कहते हैं कत्ल नहीं कर दो इसका अपने ऑपोजिट बंदे क्या को। होगा? नापसंदीदगी की शादी। तो अभी हम ये हमारे लिए यही बात कर रहे हैं। नापसंदीदगी की शादी इज ओके, लेकिन पसंद की शादी इज नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब इट्स सच अ हाई मोमेंट कि कैसे हो सकता है किसी ने जिससे पसंद करते हैं उसी से शादी कर लो, आओ इनको तो जीने नहीं देंगे। मतलब यही लगता है ना फिर। अब ये भी इत्तलात हैं ताज़ा तरीन के 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन गिरफ्तारियों के बाद क्या? ये भी एक अहम सवाल है ना। ये बहुत सारे सवालात आते हैं हमारे जहन में। ठीक है, रियासत ने, बलूचिस्तान हुकूमत ने इसमें मुद्दई बनने का फैसला किया है, लेकिन एक्चुअली एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दें ताकि आगे कल किसी और को चल के ये हरकत करने की जुर्रत ना हो। लेकिन ये हरकत फिर भी होगी, होती चली जा रही है, होती चली जा रही है, होती चली जाएगी। अच्छा, एक तो ये बात ही है, नॉट इन कंपैरिजन, बट कल आपको पता है एक मैच था, मतलब लिटरली पाकिस्तान आया, खेला, हारा, गायब हो गया, कुछ पता ही नहीं चला कि एक्चुअली हुआ क्या है। बिकॉज जिस तरह हम वी couldn't even complete 20 overs अब्दुल्ला। सबसे सैड बात तो ये है कि अलॉटेड ओवर्स भी हम नहीं कर सकते थे। हम एक के बाद एक आउट होना स्टार्ट हुए हैं और उसके बाद खत्म। अच्छा, इस पे हम आगे चलकर तफसील से बात, इस पे भी आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। नहीं, बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि सीरीज का पहला T20 मैच था ये बांग्लादेश के खिलाफ। हमारी ना बैटिंग चली ना बॉलिंग चली। ग्रीन शर्ट्स के बैटर्स पूरे 20 ओवर्स भी, जैसा आपने बताया, नहीं खेल सके। आखिरी ओवर में 110 रन बनाकर आउट हो गए। फखर जमान ने सबसे ज्यादा रन बनाए 44, अब्बास आफरीदी ने 22 बनाए, मोहम्मद नवाज 17 रन के साथ जरा नुमाया रहे। अब ये नुमाया वाले हैं। तस्कीन अहमद ने 3, मुस्तफिजुर रहमान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में बांग्लादेशी ओपनर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और ये मैच उन्होंने बहुत जीत लिया। मैच हम हार गए। मतलब इस पे हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन वो बात अब कोई अच्छी बात है हमारे पास दिन का आगाज करने। चले हम ये भी आपको साथ ही बता दें, क्योंकि यूके में एक अजब तमाशा सा लगा हुआ है। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको पता ना वहाँ लेजेंड्स लीग का एक मैच होना था। पता नहीं एक है, एक से ज्यादा हैं, लेकिन खैर मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, हमारे दोस्त जो बिल्कुल ही आर्डेंट क्रिकेट फैंस हैं, वो ये मैच देखने के लिए गए हुए थे। I did come across it on television and it was endearing. मुझे अच्छा लगा to see some of our big stars back on the ground and playing a game. तो थोड़ा सा इंटरेस्ट अब्दुल्ला, आप चाहे ना चाहे आपका आ जाता है ना। लेकिन हुआ ये है कि भारतीय टीम शाहिद आफरीदी से डर गई। ये वैसे डर, ये खौफ या ये बहाना या ये उज़र जो उन्होंने तराशा है, ये उन्हें इंग्लैंड आने से पहले नहीं मालूम था कि शाहिद आफरीदी इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बेसिकली हुआ ये कि बहाना बनाकर मैदान छोड़ गई। टीम की बात हो रही है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट के मैच से भाग गई भारतीय टीम और पाकिस्तान का सामना करने से बिल्कुल ही घबरा गई। 5 भारतीय खिलाड़ियों ने शाहिद अफरीदी की मौजूदगी में मैच खेलने से इनकार कर दिया और अगेन खेल को सियासत की नजर कर दिया, जैसा कि वो करते ही हैं। क्रिकेट के शायकीन का वक्त जाया किया। लोगों ने टिकट खरीदी हुई थी, भारतीय खिलाड़ियों की हकदर्मी की वजह से मैच हो गया कैंसिल। एजबेस्टन स्टेडियम आने वाले को टिकटों के पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन क्या बहुत से लोग ट्रैवल करके एक्चुअली गए हुए हैं। दूसरी जानिब मारूफ क्रिकेट वेबसाइट का कहना है कि भारतीय खिलाड़ियों का मौक़िफ़ है कि पाक भारत मौजूदा सूरत हाल में तो हम ये मैच नहीं खेल सकते, लेकिन ये मौजूदा सूरत हाल तो 2 घंटे पहले हुई है ना। मतलब आप इंग्लैंड तक पहुंच गए, मतलब आप एंजॉयज ले लेकिन फिर एंड में जाके कह दिया कि नहीं जी हम तो नहीं खेल सकते। यू न्यू what you are up against, you knew कि आप किसके और साथ लोगों ने ये सवाल या उठाया तो एकदम से कोई सरप्राइज मिला हो ना आपको कि हाँ हमने तो पाकिस्तान के साथ खेलना था। अभी तो जंग खत्म हुई है, मिनट हुए हैं, लेकिन नहीं पता होता क्या है, क्योंकि एवरीथिंग इज बीइंग डिसाइडेड बाय इंडियन मीडिया in their community, in their country. So वो मुझे लगता है कि कभी-कभी पाकिस्तान पे जंग करने का फैसला जो था ना उनका, ये भी उन्होंने मीडिया प्रेशर में आके कहीं अच्छा, कर दिया अब वो क्या प्रेशर होता है इंडियन मीडिया का, आए हम आपको दिखा देते हैं अगर आप भूल गए हैं तो। ये बड़ा ही क्रिंज है। You cannot really watch it for too long and it's too early in the morning to be watching that.
अच्छा, वैसे to be honest, if anybody is watching on the other side of the border, this was not even a story for us. This did not even matter for us, to be honest. एक मैच हो रहा था, we took it as a match. All right, we were more concentrated, we were more focused कि हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस कैसे होगी, instead of कि कौन किसके साथ खेल रहा है और कौन किसके साथ नहीं खेल रहा. Please grow up. और ये मतलब ये वो वाले ये वो उस तरह सीरियस मैचेस नहीं होते और होने भी नहीं चाहिए. ये हमारे रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, सारे लेजेंड्स हैं. थोड़ा सा देख लें उनको खेलते हुए. इतना मतलब सर पे लेने की क्या जरूरत है. और ये बहाने हैं अब्दुल्ला. बस जी हमने नहीं करना तो नहीं करेंगे. अच्छा, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, इसको भी हटा देते हैं. अब वो बात कर लेते हैं जो आज हो रही है. हो ये रहा है पर अरकान की हलफबरदारी के बाद खैबर पख्तूनख्वा का ऐवान कल मुकम्मल हो गया और सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हो गया है. आपको पता है ना, ये एक रुकावट थी और सेनेट की 11 नशस्तों पर इंतखाब आज होना है. 25 उम्मीदवार मैदान में हैं. खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार. खुर्रम ज़ीशान का दस्तबरदार होने से इनकार. खुर्रम ज़ीशान को मनाने की कोशिशें आखिरी वक्त तक जारी रहीं और अभी भी शायद जारी हैं. वकास और अक्सई के बाद इरशाद हुसैन और फिर इरफान सलीम और आयशा बानो ने भी सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया. आयशा बानो ने एक वीडियो पैगाम भी दिया. उन्होंने कहा भाई कि हम कर तो रहे हैं लेकिन हमने दिल पर पत्थर रखा हुआ है. वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि नजरियाती कारकुनों ने एक बार फिर पार्टी का वकार बुलंद किया है. चारों उम्मीदवारों का नजरियाती इस्तिकामत पर मबनी फैसला काबिले तहसीन है. इधर क्या हो रहा है? क्या मतलब हम क्यों नहीं करेंगे? हाँ, बेसिकली क्यों दस्तबरदार हो रहे हैं? बेसिकली इनका फटा चल रहा था ना, तो उन्होंने कहा जी ये हमने इन्हें यकीन दिलाया है कि तो बानी पीटीआई के ही नामजद करदा लोग हैं जो एक्चुअली पार्टी का फैसला है सेनेट इलेक्शन में लड़ेंगे. सो ये आप अपने तई जो एक दूसरे के खिलाफ जो खड़े हुए हैं ये विड्रॉ हो जाए. वैसे ये विड्रॉ जो है ना, मतलब ऑन पेपर नहीं है. उन्होंने ऐलान तो कर दिया लेकिन नाम इनके छपे हुए होंगे क्योंकि कल 12 बजे तक का टाइम था. जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इरशाद हुसैन ने कहा कि खुर्रम ज़ीशान के सिवा बाकी तमाम नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए हैं. इरफान सलीम को भी समझाया कि आपका सियासी करियर तबाह हो जाएगा. वैसे अभी भी शक था, लोगों को शक है इनफैक्ट के इरफान सलीम साहब शायद कुछ वोट ले लें या वोट पड़े उन्हें. उन्होंने कहा जी मेरे समझाने पर इरफान सलीम भी दस्तबरदार हो गए हैं. वक्कास और अक्सई ने कहा कि बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा ने यकीन दिलाया है. ये बात है, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा ने यकीन दिलाया है कि नाम ये जो आए हैं ये पीटीआई के बानी ने ही फाइनल किए हैं. आयशा बानो साहिबा ने वीडियो बयान में कहा कि बानी पीटीआई के हुक्म पर हमेशा लब्बैक कहा है. पार्टी पॉलिसी पर कड़ी तनकीद करते हुए आयशा बानो ने कहा कि दिल पर छुरी फेर कर कागजात वापस ले रहे हैं. सेनेट इलेक्शन पर हम गठजोड़ क्यों कर रहे हैं? सुने उन्होंने क्या कहा. यकीन करें हम अपने दिल पे छुरी फेर के ये अपने कागजात उठा रहे हैं क्योंकि हमारा बिल्कुल दिल नहीं मार रहा. ये हमारी तहरीक सिर्फ और सिर्फ हम पार्टी जो खान साहब के विजन के हिसाब से हम चाहते थे कि हमारी पार्टी रहे, हम अभी भी वो तहरीक इसी तरह जारी रखेंगे. हमारी जो एजिटेशन जो है वो इसी चीज के रेजिस्टेंस की वजह से थी कि हम बैरिस्टर सैफ जैसे लोगों के फैसला नहीं मानते हैं. वो हमारी पार्टी का बंदा नहीं है. वो जिसकी इमा पे ये लिस्ट लेकर गया और जिसकी इमा से बाहर इंफॉर्मेशन लेकर आता है, हम आइंदा से वो बात नहीं मानेंगे. सेनेट के इलेक्शन में हम गठजोड़ पे क्यों जा रहे हैं? हम कमजोर पार्टी नहीं है, हमारी इतनी बड़ी पार्टी है. 2/3 मेजॉरिटी लेके हम बैठे हुए हैं. अगले सेनेट इलेक्शन 1.5 साल में आने वाले हैं. जिस किस्म के फैसले और जिस किस्म के तरीके से आप लोगों ने पार्टी की सीटें बंदर बांट करके ऑपोजिशन को दी, ये बहुत गलत तरीका है. अच्छा जी, आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बाकायदा हिकमत अमली के तहत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अपोजिशन अरकान को असेंबली में हलफ ना उठाने दिया. कोरम पूरा ना होने पर स्पीकर 30 जुलाई तक मुलतवी कर दिया है और इस बात ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तय पाने वाले मामलात फिर मशकूक बना दिए हैं और अपोजिशन पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई. अदालती हुक्म पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अरकान से हल्फ ले लिया और अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से खासे नाखुश हैं और कल उन्होंने साफ कह दिया कि पीटीआई के उम्मीदवार दस्तबरदार ना हुए तो कोशिश होगी कि वो 6 से 7 सेनेटर्स बनाए. अच्छा जी, अब क्या हो रहा है? क्या दूसरी जाने पंजाब में भी सेनेट के खाली नशिस्त पर ज़मीनी इलेक्शन आज हो रहा है. पंजाब असेंबली को पोलिंग स्टेशन करार दिया गया है. 371 के ऐवान में 369 वोट
डालेंगे अरकान, इसके अहल हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल जरा इंटरेस्टिंग है। दानियाल अजीज हमारे साथ ही हमारे साथ मौजूद, आजम मलिक भी हमारे साथ लाहौर से मौजूद होंगे। अच्छा जी, और अजीज मलिक भी हैं, सीनियर तजिया, अरशद अजीज मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले दानियाल, जरा हम आप सूरत हाल मालूम कर लें आपसे कि अल्टीमेटली फिर कुछ लोगों ने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, अभी भी खुर्रम ज़ीशान तो डटे हुए हैं अपने मौक़िफ़ पर। ये जो अरकान के हलफ उठाने के मामले में सारा मामला हुआ या सारी चीजें अनफोल्ड हुई, वहां पर दोबारा एक दूसरे के आमने सामने हैं फैसल करीम कुंडी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन एट द सेम टाइम हमें सेनेट इंतखाब में सेनेटर्स बनाने के मामले में ऑपोजिशन और हुकूमत का इत्तेहाद या उनका मुआहिदा अभी तक इंटैक्ट नजर आ रहा है। ये सुन के ना जरा कंफ्यूजन हो जाती है एक आम समझने वाले बंदे को, जरा आप समझाएं हमें। दानियाल, आवाज आ रही है? जी 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 जी, देखिए जी, ये एक मसला खैबर पख्तूनख्वा में सामने आया था कि जो नाराज़ अरकान थे वो दस्तबरदार नहीं हो रहे थे, तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये था कि इंतखाबात जो थे वो फिर होने थे या पोलिंग का अमल जो है वो ज़ाहिरी बात है अगर वो अपने कागजात नामजदगी वापस उन्होंने नहीं लेने थे तो बात इलेक्शन हो जाती। लेकिन इस पर बड़ा कॉन्फिडेंटली जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे डॉक्टर इबाद, उन्होंने कहा कि मेरा और हुकूमत का जो मुआहदा है वो इंटैक्ट है और जो फार्मूला है 5-6 का वो जू का तू है, और ये जो नाराज़ अरकान है ये हुकूमत का मसला है, हमारा नहीं है। तो वो अपने जो नाराज़ अरकान है उनको देखेंगे और उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब पोजीशन ये है कि चूँकि कल 12 बजे तक ये वक्त था कि 12 बजे तक वो अपने कागजाती नामजदगी वापस ले सकते थे, ताहम किसी ने नहीं लिया। फिर भी जो PTI या हुकूमत है वो कामयाब हुए कि वो 4 अरकान को मना सके और वो इंतखाबात से दस्तबरदार हुए, लेकिन उनकी जो कागजात नामजदगी है वो अब भी है, वो कैंडिडेट जो है वो है, तो ऐन मुमकिन है कि उनको भी वोट्स आए। जहाँ तक खुर्रम ज़ीशान की बात है तो वो अब भी मैदान में है और उनका कहना है कि मैं जो अशरफिया है उनका तकब्बुर टूटना चाहता हूँ, और मैंने अपने लीडर से ये सीखा है कि सख्त वक्त में खड़े होना है और पीछे जो है नहीं हटना। उनका असल में ये जो 5 नाराज़ अरकान थे उनका यही मेन जो उनका भी था वो ये था कि हमारा मेन मकसद ये है कि इन्होंने अपोजिशन के साथ गठजोड़ किस तरह किया। हमारी इतनी मेजॉरिटी है, हमारे पास बंदे हैं, तो उनको अपोजिशन के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए था, ये एक इनका कहना था। दूसरा ये भी उनको एतराज़ था कि जो रद्दबदल की गई फहरिस्त में, तो आया ये बानी PTI ने की है या जो दीगर लोग हैं पार्टी में या जो सीटों की बंदरबांट करना चाहते हैं वो इसमें इन्वॉल्व है और हमें पीछे करके उनको लाना चाहते हैं। तो ये इनका मेन वो था। अब जो कि 4 अरकान वापस चले गए तो वो भी उनका भी यही मौक़िफ़ है कि हम बहुत बारी दिल से जी वो सारा हम बता चुके। दानियाल, हम जरा आपसे आगे चलकर पूछेंगे ये जो है जी आजम से अभी हम बात करेंगे। आजम बताइएगा, पंजाब में बड़े इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक तरफ मुआहिदा है ऑपोजिशन और हुकूमत का और यही बताया जा रहा है कि हाँ जी सब तय है किसने सेनेटर बनना है, भला मुकाबला ही मुंतखब होंगे, लेकिन साथ ही साथ वो जो दस्तबरदार होने वाले और एक जो नहीं हुए दस्तबरदार, उसकी वजह से मामला इंटरेस्टिंग हो जाता है। हाँ बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो जाता है। और जो ऑपोजिशन और हुकूमत के मामलात हैं वो भी मखसूस नशिस्तों में अब जो मुंतखब हुए हैं अरकान, उनके हलफ उठाने वाले इशू पर ही आप देख लें कि कितना इख्तलाफ था, उसका भी असर शायद पड़ सकता है यहाँ पे। पंजाब से सेनेट की जो खाली नशिस्त है उसके भी आज होने हैं इलेक्शंस, तो उसके हवाले से बताएं क्या अपडेट्स हैं आपके पास, और वहाँ अभी कोई कॉन्फ्रंटेशन है या सब ठीक है और सब तय है ऑलरेडी? जी हुमा, बहुत शुक्रिया। देखिए पंजाब की जो सूरत हाल है वो तो इंटायरली KP से डिफरेंट है। यहाँ पर आपको याद होगा कि सेंटर साजिद मीर मरहूम
उनकी वफात के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी और उन्हीं के जमात के हाफिज अफजल करीम को मुस्लिम लीग नून ने नामजद किया है सेनेट के इलेक्शन के लिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से महर अब्दुल सत्तार हैं, 2 आज़ाद उम्मीदवार खतीजा सिद्दीकी और एजाज मिनास भी इस दौड़ में शामिल हैं। ताहम अगर पंजाब के अंदर पार्टी पोजीशन की बात करें तो मैं आपको बताता हूँ, देखें हुकूमती उम्मीदवार को 261 वोट हासिल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 108 वोट हैं। अच्छा, टोटल 371 सीटें थी, 2 जो सीटें हैं वो खाली हैं, तब तो अब 369 हो गई। इलेक्शन के लिए कुल वोटों की जो तादाद हमारे पास आ रही है वो 369 है। पीपल्स पार्टी के 16, काफ के 11, ज़िया का 1, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 75, आज़ाद वोटों की तादाद 28, बाकी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 7 वोट हैं। तो कामयाबी के लिए अब्दुल्ला 184.5 तकरीबन 185 वोट दरकार हैं। तो जो मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून को इस हवाले से कोई भी ट्रबल पंजाब असम्बली में होगी। इस वक्त इलेक्शन का जो पोलिंग का अमल है वो शुरू हो गया है। ये 9 बजे जब आप केपी बात कर रहे थे तो तभी इतला देगी कि पोलिंग का अमल शुरू हो गया। इस वक्त पंजाब असम्बली की बिल्डिंग जो है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन का पोलिंग स्टेशन है और इलेक्शन कमीशन का अमला यहाँ पर तैनात है। 9 बजे ये पोलिंग शुरू हुई है और ये शाम तकरीबन 5 बजे तक जारी रहेगी। 261 यानी कि 261 की जो बर्तरी है वो लेके मुस्लिम लीग नून एक सीट के लिए मैदान में उतरी है। तो इस हवाले से आप अब्दुल करीम जो है वो बड़े पुरुमीद था। खतीजा सिद्दीकी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जरा नजरियाती तौर पर करीब नजर आती हैं, तो वो आजाद हैं और अपोजिशन जमातों के महर अब्दुल सत्तार एक अलग उम्मीदवार है। जी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है अब्दुल्ला। यहाँ पर भी आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक हमेशा से खासा रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कहते हैं ना शफाफ चली, साफ चली, लेकिन जब इलेक्शन का मामला आता है, सीटों को उनको देने की बारी आती है तो फिर वो साफ और शफाफ थोड़ा सा साइड पे हो जाता है और उन लोगों को आगे लेके आया जाता है जिनकी माली हैसियत बहुत मजबूत होती है और जो नजरियाती कारकुन हैं वो इलेक्शन के दिनों में या जब सीटों की बंदरबांट होना होती है तो वो थोड़ा सी साइड पे हो जाते हैं। यहाँ पर भी हमें वही सूरत नजर आ रही है। महर अब्दुल सत्तार जो हैं वो उनको तहरीक इंसाफ ने गो कि उनको पता है कि यहाँ पर उनकी शिकस्त यकीनी है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने महर अब्दुल सत्तार को अपना उम्मीद नामजद किया, जबकि खतीजा सिद्दीकी जो थी वो पार्टी के करीब थी और वो समझा जाता था कि शायद इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे लेके आएगी, लेकिन पंजाब के अंदर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया और एक ऐसे शख्स को आगे ले आए शायद जो बिल्कुल आखिरी दिनों में, जैसे मैंने पहले बताया कि जिनकी माली हैसियत ज्यादा मजबूत होती है, तहरीक इंसाफ उनको आगे लेके आती है। उनका ये मानना भी है कि कोई मुकाबला होता तो शायद वही बन जाती। यहाँ पे चले वो आजाद हैसियत में खड़ी हुई हैं और ऑपोजिशन के तरफ से अब्दुल सत्तार साहब हैं उम्मीदवार। बहुत शुक्रिया। आपको जाना है, हमें पता है कार्रवाई को कवर करना है तो हम आपको जाने देंगे और अभी हम चलेंगे अरशद अजीज मलिक साहब की तरफ और दानियाल तो हैं ही हमारे साथ। अरशद साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि एक तरफ मखसूस नशिस्तों पे जो मुंतखब हुए अरकान ऑपोजिशन के, उनको बाय डिजाइन हलफ नहीं लेने दिया गया, फिर हाईकोर्ट के हुक्म पर गवर्नर ने हलफ लिया और अभी वो कॉन्फ्रंटेशन चल रही है। मतलब अदालत जाने का मजीद ऐलान कर चुके हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, इसको चैलेंज करने का ऐलान कर चुके हैं राधा। दूसरी तरफ एक मुआहदा है सेनेट के इंतखाबात पे, सेनेटर्स बनाने पे ऑपोजिशन और हुकूमत का, तो ये मतलब इतना सेलेक्टिव कैसे मैनेज करते हैं कि एक इशू पे तो हम एक दूसरे के खिलाफ इस तरह बढ़ कर बोलेंगे, दूसरे पे हमारा जो है वो इत्तेफाक राय कायम रहेगा। अरशद साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? ये सवाल आपके लिए था हमारा। अगर आप देखें तो के सूबे के अंदर भी बड़े मसाइल है। जी आ रही है, जी आ रही है, मुझे आ रही है आवाज। प्लीज जी अब्दुल्ला, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिएगा सर। मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर बड़े मसाइल है, खैबर पख्तूनख्वा के भी अंदर बड़े मसाइल हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों के साथ अच्छा अर्शद साहब, आपकी आवाज हमें सही नहीं आ रही, तो वील ट्राई टू कनेक्ट टू यू अगेन। अब हम कोशिश करते हैं, लेकिन सवाल तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा दानियाल, आप बताइएगा, जैसा कि हमने अभी किया कि ऑल्दो इनमें से कुछ लोगों ने, 4 लोगों ने ऐलान कर दिया है दस्तबरदारी का, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, लेकिन अभी भी क्यों ये लोग शक का इजहार कर रहे हैं कि इरफान सलीम साहब को वोट मिल जाए? मतलब वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? देखिए अब्दुल्ला, इरफान सलीम जो है एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक दरीना और नजरियाती कारकुन है। 9 मई की अगर हम बात करें तो
9 मई जो वाक़यात थे या जो एहतजाजी मुजाहरे यहाँ पर हो रहे थे, तो उसमें भी ये पेश थे। और ये इससे कबल वाला जो फहरिस्त था, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वर्कर्स थे कि जिन्होंने सख्त वक्त में पार्टी का साथ दिया और खड़े रहे। और जब इरफान सलीम का नाम उस नशिस्त उस फहरिस्त में शामिल किया गया सेनेट के लिए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और दीगर जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा इस फैसले पे खुश हुए कि मेरिट पर फैसले हो रहे हैं और कारकुनों को मौका दिया जा रहा है। लेकिन एट सडन जब उनका नाम और वो फहरिस्त जो है चेंज हो गया, मिर्ज़ा अफरीदी पर बहुत तनाज़ा रहा इस हवाले से, तो फिर लोगों में तशवीश पाई जा रही थी और इसको लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी फूट पड़ गई। कुछ लोग जो है वो इस इरफान सलीम और जिनके नाराज़ अरकान थे उनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन खुल के इसलिए सामने नहीं आ रहे थे कि उनको डर था कि पार्टी डिसिप्लिन। फिर भी कुछ जो अरकान थे उन्होंने अपने बयानात उनके हक में दिए कि दे आर डिजर्विंग और उनको ही मौका देना चाहिए। तो ये एक मेन वो था, लेकिन बाद में सिचुएशन जो है वो हालात तब्दील हो गए और फहरिस्त में तब्दीली आ गई। तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तिलाफात जो है वो सामने आ गए और यकीनन ये भी एक खदशा था कि अगर बात इलेक्शन पे जाती, जो अब जाहिर बात है अगर खुर्रम ज़ीशान वापस नहीं गया तो बात इलेक्शन पर ही जाएगी, तो वोट जो है वो जा सकते हैं उस साइड पर भी। तो ये एक बड़ा दर्द-ए-सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या हुकूमती जमात के लिए है कि उन्होंने जो अपोजिशन है उनके साथ बैठ गए थे, एक फार्मूला तय किया था और बिला मुकाबला जो उनके अरकान थे वो मुंतखब होने थे, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो बरकस नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त हम खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने मौजूद हैं। ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। अरशद मलिक साहब से हमारा राब्ता बहाल हो गया है, दानियाल हमारे साथ ही रहेगा। अरशद मलिक साहब, आपसे सवाल हम पहले कर चुके हैं, आप प्लीज अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। सवाल यही है कि कैसे ये सेलेक्टिव चॉइसेस होती हैं कि हाँ जी यहाँ पे तो हमने साथ देना है, लेकिन यहाँ हम एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी जारी रहेंगे, तकरीबन दस्तों के रमा भी होंगे। फिर अगर इस किस्म की कोई चॉइस हो तो वो दूसरी जो डिसीजन कर ली होती है उस पे असर नहीं होता उसका। देखिए, मैं तो यही बात कर रहा था कि हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन जब ये बात होती है इत्तेफाक की, तो वो इत्तेफाक मिर्जा अफरीदी पे होता है, तलहा महमूद पे होता है, ताकि वो लोग जीत सके। अगर आप देख ले अददी अक्सरियत जो है, तो पीटीआई बड़ी आसानी से 7 नशिस्तें जीत सकती थी, लेकिन उन्होंने एक नशिस्त की कुर्बानी दे दी। उसकी वजह बुनियादी यही थी कि वो समझते थे कि ये एक सीट अपोजिशन को चली जाए ताकि हम फाम तफहीम से ये तमाम मामला हल कर लें। और आप देखें अपोजिशन के पास 53 लोग हैं टोटल, और जनरल नशिस्त पर उनके पास अगर 2 लोग भी जीतते तो 38 बनते हैं वो, तो उनके पास बाकी जो 15 रह जाते हैं, तो वो तीसरा सेनेटर किसी सूरत नहीं ला सकते जब तक कि वो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करते, वो हार्स ट्रेडिंग नहीं करते, तो वो नहीं जीत सकते थे। लेकिन ये उन्हें हुकूमत ने तोहफा दे दिया, उन्होंने कहा कि जी बाकी जो मेंबरान चाहिए वो हम दे देंगे। इसके पीछे क्या हिकमत अमली होगी? इतनी आसानी से तो ये तोहफे इधर उधर एक दूसरे को नहीं देते, तो बात करने के भी राजी नहीं होते ऑन मोस्ट टॉपिक्स। ये क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों हुकूमत ने ऑपोजिशन को ये तोहफा दिया? बात है कि हुकूमत ये डर रही थी कि अगर हमने अपना 5वां उम्मीदवार खड़ा किया तो 20 से 22 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने वोट नहीं देना था हुकूमती उम्मीदवार को, उन्होंने किसी और को वोट देना था। तो इस खौफ की वजह से, चूंकि तहरीक इंसाफ के अंदर अगर आप देखें तो इख्तिलाफात बहुत ज्यादा हैं, और इस मौके पे जबकि सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो सरमायादार लोग हैं, और हमारे खैबर पख्तूनख्वा की तो ये रवायत रही है और माजी में भी हमने देखा है कि हमारे MPAs जो हैं उन्होंने पैसे लिए, वो बिक गए। तो इस मरतबा भी यही सूरत हाल थी कि सेनेटर तलहा महमूद जो है वो कोई गरीब वर्कर नहीं है, बल्कि सरमायादार हैं, उनके पास काफी दौलत है। दूसरी जानिब जब आप देखते हैं तहरीक इंसाफ की जानिब, तो उसके अंदर भी अगर आप देख ले तो उन्होंने भी किसी गरीब बंदे को या वर्कर को तो टिकट नहीं दिया। ठीक है, वहां पे उनके पास काफी सारे लोग ऐसे थे कि जिनको वो खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मिर्जा अफरीदी साहब को टिकट दिया, जो कि पहले मुस्लिम लीग नून में थे, फिर उन्होंने जनाब
सेनेट के इलेक्शन में चेयरमैन सेनेट को वोट दिया और पीटीआई में चले गए। तो ऐसे बंदे को वोट दिया जो उन्हें नजरियाती है। तो इसमें दो बातें मैं जो बताना चाह रहा था कि एक तो इख्तिलाफात की वजह से खौफ है उनको, और दूसरी बात जो की जा रही है वो ये की जा रही है कि अंडरस्टैंडिंग हुई है इनकी और हुकूमत के दरमियान, यानी सेनेटर तलहा महमूद और हुकूमत के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हुई है। और वो अंडरस्टैंडिंग क्या है उसके बारे में मुख्तलिफ अफवाहें हैं। कोई कि ये कह रहा है कि शायद कुछ लेन देन का मामला है, कुछ तरीके से हुकूमत को राजी किया गया है, राम किया गया है कि वो अपना उम्मीदवार विड्रॉ करके अपोजिशन को दे दे। तो ये इस वक्त सूरत हाल पेशावर में चल रही है। अच्छा, that would be interesting to watch today. बहुत शुक्रिया आपका अरशद अजीज मलिक साहब, सीनियर सहाफी तज्जियाकार मौजूद थे। दानियाल अजीज हमारे साथ ही। So interesting तो होगा। साथ ही साथ फैसल करीम कुंडी ये भी कह रहे हैं कि ये जो आज का सेनेट इलेक्शन है ये एक ट्रायल रन है तहरीक अदम एतमाद का वज़ीर आला के खिलाफ, एक तरफ मुआहिदा भी है। यही सवाल था ना हमारा कि कैसे एक तरफ मुआहिदे होते हैं और दूसरी तरफ ये स्टेटमेंट सारे होते हैं। हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। बहुत ही अहम सवालात होते हैं आपके, पर्टिकुलरली हमारे नादरा सिस्टम से लेकर को लेकर के जी। हमने शनाख्ती का सबसे पहले तो हमसे लोग राब्ता करते हैं, इन्हें जिसको भी उन्हें शक होता है ना कि इनका नादरा में कुछ जानने वाला हो सकता है, सबसे पहले उनसे राब्ता किया जाता है। People find it very complicated और actually they don't want even to get into it, वो already उस complication से डर रहे होते हैं, तो they would rather कि कोई और आके कर ले। लेकिन अब वफाकी हुकूमत मेरे पास अभी भी कोई 3-4 पेंडिंग रिक्वेस्ट से नादरा जाने क्या करें। सारों को कहीं शो देखें, आज आप शो देखें और हम आपकी ये मुश्किल आसान करेंगे और आपको इसके बाद किसी से राब्ता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। You can get your things done easily। तो शनाख्ती निज़ाम जो है वो वफाकी हुकूमत ने जदीद और जालसाजी से महफूज बनाने के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड कवायद 2002 में की गई अहम तरामीम जो थी उन पर अमल दरामद शुरू कर दिया है फाइनली। तो ये अच्छी बात है। और नादरा ने बगैर चिप वाले कार्ड्स में भी स्मार्ट कार्ड की कुछ खसूसियात जो हैं वो शामिल कर दी हैं। अब ये बहुत सी चीजें हैं जो कि एक पूरी फहरिस्त है हमारे सामने, बट वी आल्सो हैव हमारे पास जो चिप वाले कार्ड है ना, हमें उनका भी जरा समझने की जरूरत है कि चिप काम करती है। क्योंकि जब वो चिप वाले आए थे तो बस ये कह दिया गया था चिप तो है लेकिन इससे कुछ कनेक्टेड नहीं है। बगैर चिप वाले कार्ड्स पर उर्दू के साथ अंग्रेजी के कवायद भी दर्ज होंगे। अब बेफॉर्म के हवाले से भी अहम तब्दीलियां की गई हैं। ये क्या तब्दीलियां हैं, 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शबाहत अली साहब, तर्जुमान है नादरा के। बहुत शुक्रिया शबाहत साहब। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कुछ मेजर चेंजेस हैं पर्टिकुलरली एफआरसी और बेफॉर्म को लेकर। सो हम बेफॉर्म से शुरू कर लेते हैं। जाहिर है हमें हमारा पसंदीदा मशगला है, हमारी आबादी बढ़ती चली जा रही है, सो बेफॉर्म तो बनवाने ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो प्रोग्राम में मदऊ करने का बहुत शुक्रिया। जो बेफॉर्म है ये एक ऐसी दस्तावेज है जिसने 18 साल से कम उम्र अफराद को रजिस्टर करना है। और हमारा एक बहुत बड़ा मसला ये था पाकिस्तान में कि जो 18 साल से कम उम्र लोग हैं, ना उनके बायोमेट्रिक्स थे हमारे पास, ना उनकी पिक्चर्स होती थी। सो इस तरह से हमारे रजिस्ट्रेशन के निज़ाम में एक लूप होल क्रिएट हो रहा था, जिसका कुछ केसेस में कुछ लोगों ने फायदा भी उठाया। As Nadra has progressed in last 25 years, हमारी सिल्वर जुबली हो चुकी है, तो हमने ये फील किया कि इस निज़ाम को तो बेहतर करने की ज़रूरत है और यूनियन काउंसिल्स के साथ इसको मजबूती से जोड़ने की ज़रूरत है। लिहाजा 3 साल से कम उम्र बच्चों के लिए तो कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तो उसका पिछला बेफॉर्म इन कवायद की रोशनी में कैंसिल हो जाएगा और आप अपने बच्चे को, अगर आपको बेफॉर्म की ज़रूरत है, लाएंगे तो हम उसका फोटोग्राफ लेंगे और 3 साल की उम्र से ऑनवर्ड उसका पिक्चर, उसके जो आईडी का डॉक्यूमेंट है उसका। अच्छा, ये जो नए बनेंगे वो तो नए बनेंगे ही विद अ पिक्चर, लेकिन जो हमारे बच्चे जो 3 साल से बड़े हैं और उनका बेफॉर्म बन गया है वो कैंसिल समझा जाएगा? वो कैंसिल नहीं है। अगर आपने पासपोर्ट बनवाना है बच्चे का, अब पहले नहीं बनवाया, तो इन दैट केस आपको नए बेफॉर्म की जरूरत है, वरना जिनके बन चुके हैं वो हमने कैंसिल नहीं किया है। ठीक है, लेकिन जो लोग अब आएंगे वो एक अलग केओस हो जाता है ना, वो भी एक लीगल डॉक्यूमेंट, मतलब वो होगा। जी जी, वो बिल्कुल उसके ऊपर जो नंबर है वो वैलिड नंबर है, वही नंबर के ऊपर अनलेस यू वांट टू ट्रैवल या पासपोर्ट वगैरह वो चल रहा है, पासपोर्ट ही के लिए है। ट्रैवल पे भी अगर आप जा रहे हैं और आपके पास एफआरसी है तो मेरे कान में सवाल आया, अगर पासपोर्ट बना हुआ है और अगर बेफॉर्म भी बना हुआ है तो कैंसिल नहीं है बेफॉर्म? बिल्कुल कैंसिल, नीड टू गेट योर बेफॉर्म, बिल्कुल कैंसिल नहीं है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि जब वो बच्चा 10 साल से उसकी उम्र जैसे ही तजावुज होगी तो हम उसका पिछला बेफॉर्म कैंसिल करके अब उसके बायोमेट्रिक्स भी लेंगे। और ये सबके लिए क्रॉस द बोर्ड, यानी 3 साल के बाद, 3 साल से 10 साल तक उसके हमें सिर्फ पिक्चर
और आंखों का अक्स, जहां पर हमारे पास ये फैसिलिटी है। लेकिन जब वो 10 साल का होगा तो हम उसके फिंगरप्रिंट्स भी लेंगे ताकि बच्चे की शिनाख्त महफूज हो सके, ताकि कोई उसकी शिनाख्त को चोरी ना कर सके और ताकि हमारे पास उसका जो रजिस्ट्रेशन का डाटा है वो महफूज रहे। अच्छा, अगेन एक सवाल, जिनके बेफॉर्म बने हुए हैं, बच्चा इज टर्निंग 10, उनको जाके फिंगरप्रिंट्स कराने होंगे या फिर वो 18 साल में ही जाएगा बच्चा अपना शनाख्ती कार्ड? मैं एक दफा फिर कह दूं कि जिनके पास बेफॉर्म ऑलरेडी बने हुए हैं उनके लिए कोई तब्दीली नहीं की गई, अनलेस दे आर नॉट अप्लाइंग फॉर अ फ्रेश पासपोर्ट, यानी जब तक वो एक नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं करने जा रहे। पासपोर्ट तो एक्सपायर भी होता है, सो अगर तो वो जब दोबारा जाएंगे तो they'll have to have a new bay form. Okay, they'll have to have a new bay form. लेकिन एटलीस्ट हम इधर ये टेंशन नहीं डालना चाहते, so if you already have it, it's fine. It's fine. It's fine. So if you were intending as long as to your travel, passport is valid, it is okay. हाँ, It's तो okay. फिर वो ठीक है, इसलिए ये ना लोग समझे ना कि अब वो रिडंडेंट हो गया और हमें लेकिन ये भी बताना जरूरी है कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है और आप सिर्फ पासपोर्ट की रिन्यूअल के लिए चले जाएंगे विद द ओल्ड बे फॉर्म, तो आपको शायद एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सो यू विल हैव टू गेट योर बे फॉर्म, जो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, बर्थ बे फॉर्म, इसको चाइल्ड रजिस्ट्रेशन से। इकबाल साहब हमारे साथ बैठे ही हैं और ये भी थोड़ा सा ब्रीफली समझा दें कि 23 साल बाद ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। What was the need for these changes? क्या आपको लगा कि सही इंटीग्रेशन नहीं हो रही? अच्छा देखिए, जब हमने 25 साल पहले जब नादरा बनी थी तो उस वक्त हाथ से लिखे हुए शनाख्ती कार्ड हुआ करते थे और हमारा उस वक्त जो इदारा था उसका सबसे बड़ा इशू ये था कि हम पाकिस्तान की जितनी पॉपुलेशन है उसको एक नए रजिस्ट्रेशन निज़ाम के अंदर ले आए। तो वो निज़ाम काफ़ी ज़्यादा खुला जुला और काफ़ी ओपन एंडेड था, उसके अंदर बहुत सी सहूलतें थी। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि उन सहूलतों की और उन आसानियों की वजह से हमारे अपने कई शहरी उन हुकूक से महरूम हुए, उनको उनकी फैमिली रजिस्ट्रेशन से बाहर रखा गया और कुछ ऐसे लोग जो कि मेन स्ट्रीम रजिस्ट्रेशन के हिस्सा जिनको नहीं होना चाहिए था या उनके डॉक्यूमेंट्स में अभाम था, हमने देखा कि उनके लिए भी वो सहूलत रही, क्योंकि 18 साल से नीचे तो किसी की बात तस्वीर शनाख्त ही मौजूद नहीं है, किसी के बायोमेट्रिक्स ही मौजूद नहीं है, तो बुनियादी तौर पे ये प्रॉब्लम तो कोई भी हो सकता था, वो तो कोई भी हो सकता था, किसी को भी आप इंक्लूड कर सो इस तरह से ये हमें एहसास हुआ और फिर इस पे वजारत दाखिला ने एक लीड ली। ये वजीर दाखिला का बेसिकली मोटिवेशन था कि वो चाहते थे कि रजिस्ट्रेशन सिस्टम को अब हम एक मेजर जंप लेकर बेहतर करें। सो इसमें इस तरह के बहुत से जो लूप होल्स हैं वो कवर कर लिए गए। अच्छा, वैसे ये हमने पूरी दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें यही निज़ाम राइज है जिसमें 10 साल से अबव हर शहरी का फिंगरप्रिंट मौजूद होता है और ये आई स्कैन, रेटिना स्कैन एंड पिक्चर्स मौजूद होती हैं। मुख्तलिफ किस्म के रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स हैं दुनिया भर में। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो बाकायदा शनाख्ती कार्ड है ये बहुत से ममालिक में मौजूद है ही नहीं। हाँ, कुछ कंट्रीज में ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ में पासपोर्ट है, आपका बुनियादी जो तारफी डॉक्यूमेंट है। हमारे पास सब कुछ है और हमारे पास अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है। और हमारा जो जब ये नादरा बना भी था तो ये फेडरल गवर्नमेंट की इशूड प्लास्टिक पर आइडेंटिटी दुनिया में ये एक यूनिक केस था। और अभी भी अल्लाह का शुक्र है, मैं आपको के प्रोग्राम के तरफ से बता दूं कि हम पाकिस्तान के साथ साथ कुछ अफ्रीकन ममालिक की भी रजिस्ट्रेशन नादरा ही के सॉफ्टवेयर पे होती है। अच्छा, जो चिप होती है सर, इसमें कोई डेटा महफूज होता है? बिकॉज़ इनिशियली व्हेन वी गॉट आवर चिप कार्ड्स वी गॉट टू नो इवन फ्रॉम द नादरा कि इसमें फिलहाल तो कुछ नहीं है। वुड दिस एवर बी यूजफुल? ये कहीं स्कैन हो सकता है, इससे कोई डेटा निकल सकता है इस चिप से हमारे कार्ड से? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और हमसे बहुत दफा पूछा जाता। जो आपके कार्ड के ऊपर आपकी जितनी इंफॉर्मेशन दर्ज है और आपकी पिक्चर और आपके बारे में जो आपके पर्टिकुलर्स हैं वो आपके चिप के अंदर भी महफूज हैं। और अगर जिस जगह पर भी इस डॉक्यूमेंट को चैलेंज किया जाए, अगर उसके पास कार्ड रीडर डिवाइस मौजूद है तो ये चिप आपके जो कार्ड के ऊपर दर्ज बायोमेट्रिक डिटेल्स हैं या आपके पता है, आपकी पिक्चर है, उसको रिकन्फर्म करेगी। That is the thing, मतलब उसका यही है। चलें ठीक है, ऑब्वियसली हर चीज जदीद हो रही है तो ये भी होना चाहिए। ये जरूर बताइएगा कि पाक आईडी मोबाइल ऐप जो है उसके जरिए कौन कौन सी नादरा की फैसिलिटीज हैं जो अवेल की जा सकती अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खास तौर पे कराची जैसे शहर में जहां लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं, एजुकेशन रेट और लोग सिफारिश ढूंढ रहे होते हैं, लाइन लोग सिफारिश ढूंढ रहे होते हैं। हमारे पास ये जो पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन है ये नादरा का एक मुकम्मल दफ्तर है जो आपके हाथ में है। अगर आपने जिंदगी में एक मरतबा शिनाख्ती कार्ड बनवा लिया है, and I'm repeating it, शिनाख्ती कार्ड, ये नहीं कि आप चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बेरर हैं, आपने अगर शिनाख्ती कार्ड बनवा लिया एक मरतबा तो हर वो काम जो नादरा के सेंटर से होता है वो आप इस एप्लीकेशन के जरिए कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं। ये आपके हाथों का स्कैन ले लेगा, आपकी जो पिक्चर नादरा में खींची जानी है वो ले लेगा और आप जो भी कवायद में तब्दीली करना अपना डाटा खुद पंच कर सकते हैं
और उसके बाद जैसे आरजी पता चेंज करना, आपने आरजी पता चेंज करना हो, बिल्कुल ये आपको बताएगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, आपका केस सबमिट होगा। अच्छा, एक और इशू होता है बुजुर्गों के साथ पर्टिकुलरली, और खवातीन जो घरेलू खवातीन हैं उनके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते, बल्कि डिसअपीयर हो जाते हैं, यू नो, घर के काम कर करके अफेक्ट हो जाते हैं। एंड ये कल ही मुझे फेस करना पड़ा विद माय मदर, उनको शी हैड टू गेट अ बायोमेट्रिक्स डन और उनका नहीं फिंगरप्रिंट्स मैच कर रहे। अच्छा, ये देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको कि ये जो अभी मैंने शुरू में कहा आंखों का अक्स लेने की टेक्नोलॉजी अब नादरा ने मुतारिफ करवाई है, और हम प्लान कर रहे हैं कि हम अगले कुछ अरसे के अंदर, ये साल 2 साल के अंदर हम इसको पूरे पाकिस्तान में कर लें। उसकी वजह यह है कि जो आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, अगर आप मजदूरी का काम करते हैं या कोई भी रफ वर्क करते हैं या बर्तन धोते हैं, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो, और एजिंग के साथ खुद भी खराब होते हैं, बुजुर्गों के साथ ज्यादा मसला होता है, उनके साथ ये प्रॉब्लम रहता है। इस सिलसिले में आपने कोई फीस अदा नहीं करनी, आपने सिर्फ नादरा सेंटर जाकर उसको एक मरतबा अपने फिंगरप्रिंट्स को रिफ्रेश करवा लेना है। अगर आप नादरा के दफ्तर भी नहीं जाना चाहते तो नादरा की बाइकर सर्विस कराची में मौजूद है। अपना मोबाइल उठाइए, 1777 मिलाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपको घर पर आके नादरा का बंदा जो है वो आपकी रहनुमाई करेगा। अगर जो शख्स है वो ज्यादा बीमार है या खुदा न खास्ता बेड रिडन है, उस सूरत में भी आप उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। कैसे कराएं वो? आप अपने मोबाइल फोन से 1777 डायल करें, नादरा की हेल्पलाइन है, और नादरा की हेल्पलाइन आपको ये भी बताएगी आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ये भी बताएगी कि आपने जो केस अप्लाई कर रखा था उसका क्या बना है, वो किस स्टेज पर है। जैसे बुजुर्गों के लिए मुश्किल होता है ट्रैवल करना, सो दे कैन कम होम एंड फैसिलिटेट, दे विल कम होम एंड फैसिलिटेट। अच्छा, अब ये बताएं कि ऑब्वियसली आपकी रिसर्च होगी, डेटा आपके पास होगा, ऐप से कितने लोग फायदा उठा सकते हैं? बिकॉज आई एम जस्ट थिंकिंग कि हमारे रूरल एरियाज वगैरह में खास तौर पे, चले ऐप खोल के फिल इन करना शायद आसान हो, लेकिन डॉक्यूमेंट्स भी बीच में अपलोड करना, ये सब कुछ और पैसे भी देना, फीस वगैरह भी देना हो सकता है। सो व्हाट आर यू इमेजिनिंग कि कितने लोग इससे फायदा उठा रहे हैं? अच्छा, इसमें दो, पहले मैं चीजें इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 30% लोगों के पास स्मार्टफोन्स मौजूद हैं। सो 30% पॉपुलेशन जनरली स्पीकिंग कैन अवेल द सर्विसेज ऑफ इट। अब आपका सवाल कि ये कैसे होगा, आप YouTube खोलिए, नादरा के चैनल पे जाइए, आप वहां पर देखेंगे कि पाक आईडी की एक पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, और हर वो क्वेश्चन जो आपके जहन में आए, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, हमने स्टेप वाइज उसको पॉपुलेट कर रखा है पूरी, और मजीद जो क्वेश्चंस लोगों के आते हैं। अच्छा, एक सवाल जो हमें कराची वालों से आया है, वो कह रहे हैं जी कराची मेल्टिंग पॉइंट है हमारा, मेल्टिंग पॉट है रादर, पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आते हैं जिनके मुस्तकिल पते कुछ और होते हैं, लेकिन वो यहीं पे होते हैं, एट टाइम्स तो पैदा भी यहीं होते हैं, फिर उन्हें डोमिसाइल बनवाने में इश्यूज होते हैं। सो उसका क्या? उनका क्वेश्चन मुझे समझ, उनका क्वेश्चन ये है कि जी चूंकि उनका परमानेंट पता कुछ और है, पंजाब का, खैबर पख्तूनख्वा का, बलोचिस्तान का, उनके बच्चों के एडमिशन के मसले होते हैं, उनको डोमिसाइल नहीं मिलता। अच्छा, डोमिसाइल नादरा का सब्जेक्ट नहीं है। डोमिसाइल जो है वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से इशू होता है, लोकल गवर्नमेंट का। अच्छा, एफआरसी के बारे में मुख्तसरन हमें बताना जरूरी है कि उसको भी अब कानूनी हैसियत दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एफआरसी। पहले एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था, आप आए ओवर द काउंटर आपको एफआरसी दे दिया गया। अब ये है कि एक तो इंपॉर्टेंट बात, आप अगर अपनी पाक आईडी में लॉगिन करेंगे तो आपकी मुकम्मल फैमिली कॉम्पोजिशन आपके सामने आ जाएगी। उसमें कोई फर्द मिसिंग है, आप उस ऐप के जरिए रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई फर्द ज्यादा है, जिसमें आपकी शादीशुदा बहनें भी रिफ्लेक्ट होंगी या आपकी दोनों फैमिलीज, यानी कि आप जिस फैमिली में पैदा हुए हैं, हम उसे अल्फा फैमिली कहते हैं, जिसमें आपके माँ बाप और उनके बच्चे हैं, और आपकी बीटा फैमिली जो आपकी ब्याही हुई फैमिली है, मियां बीवी और उनके बच्चे। सो ये आपकी दोनों फैमिलीज की कॉम्पोजिशन इकट्ठे आपको दिखा दी जाएगी। कोई फर्द अगर कम है, कोई ज्यादा है, आप करेक्शन के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक दफा आपने एफआरसी हासिल कर लिया तो इस एफआरसी के अंदर जो एक मेजर चेंज है इस लॉ में, वो आपसे एक लीगल अंडरटेकिंग भी मांगता है कि आपके खानदान के अफराद मुकम्मल हैं, आपने किसी को उसके हक से मतलब अब आप इसमें सब्ट्रैक्शन एडिशन नहीं कर सकते, और अगर किया तो देयर विल बी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। तो फिर अगर सब्ट्रैक्ट किया गया हो, इन केस हमारी लड़कियों को जरा सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो वो कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली कर सकते हैं, क्योंकि वो ये बताएंगी कि हमें एक लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर हमारे हक से महरूम करने की कोशिश की गई है। ज्यादातर ये वही लोग करते हैं जो बहनों को अपने हिस्से से महरूम करना चाहते हैं, कोई दूसरी या तीसरी बीवी को छुपाना चाहते हैं। तो अब ये पॉसिबल नहीं रहेगा। और जो हमारा एफआरसी है, मैं दोबारा कह दूं, आप अपने अपने मोबाइल पर पाक आइडेंटिटी ऐप पे जाकर अपनी मुकम्मल फैमिली कॉम्पोजिशन चेक कर सकते हैं। आपको नादरा सेंटर आने की जरूरत नहीं है। Got it. Okay, बहुत सी और भी चीजें हैं, बट learn more about it। और खास तौर पे जो वो हो जाता है ना कि पहले ही 2 सवाल आते हैं, अगर आप खुद कर रहे हो अपडेट वगैरह, तो उसके बाद आप रुक जाते हैं कि आप कौन करेगा। लेकिन इनकी YouTube पे आप जाके पूरे ट्यूटोरियल्स हैं, यू कैन एक्चुअली
और एक कॉमन सेंस भी है ना, अपना आर्जी पता अगर चेंज कर रहे हैं, आपको किराया नाम आया कुछ डेफिनेटली कुछ लगाना होगा, वो तो आपको नादरा में भी देना पड़ता है। बहुत शुक्रिया सैयद शबाहत अली हमारे साथ मौजूद थे। होप कि आपको मदद हुई होगी इससे। पाक आईडी ऐप है, ये आप डाउनलोड करें, वहां पे आप एक्सप्लोर करें। और हमें ब्रेक लेनी है। मतलब जहाँ बारिश हो रही है वहाँ छप्पड़ फाड़ के बारिश हो रही है, और जहाँ नहीं होनी ना वहाँ नहीं होनी। वहाँ अज़ियत दे रही है, तड़पा रही है। हमारे यहाँ नहीं हुई, थोड़ा सा तपे हुए हैं होगी कि मतलब हमें इस वीकेंड भी उम्मीद थी और पेशगोई भी थी कि बारिश होगी। उम्मीद थी, फोरकास्ट थी, इतनी बातें की हमने, वादे करवाए बल्कि कि बारिश होगी, नहीं हुई। तो एक मानसून का स्पेल जो है वो खत्म, लेकिन मुल्क भर में जाहिर है बड़ी ही खौफनाक सूरत हाल है, सैलाबी सूरत हाल है। लेकिन आपको साथ ये भी बता दें कि अगर आपको लग रहा है कि वो जो एक स्पेल चल रहा था वो थम गया है, तो पीडीएमए ने 25 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के 18 अजला में मजीद बारिश की पेशगोई की है। सो इट इज गोइंग टू गो ऑन। और इस वक्त आपको बता दें कि दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बन रही है और तरबेला और मंगला डैम तकरीबन भर चुके हैं, और पानी का दबाव जो है वो कम करने के लिए इंतजामिया को रावल डैम के स्पेल जो है वो खोलना पड़ रहा है, स्पिलवेज जो है वो खोल दिए हैं। महजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीजी महकमा मौसमियात। शुक्रिया मेहर साहब। एक के बाद एक स्पेल आ रहा है मानसून का, अब कौन कौन से इलाके मुतासिर होंगे, क्योंकि अब तो मुतासिर ही हो रहे हैं इलाके? बिल्कुल जी, जैसे ये नेक्स्ट स्पेल जो है ना वो शुरू हो रहा है 21 तारीख की रात से, और इसमें पंजाब के जो शुमाली इलाके हैं, ख़ास तौर पे ये पिंडी, गुजरांवाला डिवीज़न कुछ, और फिर कश्मीर के इलाके अक्सर इस जो है ना इसके ज़ेरे असर आएंगे, और वस्ती पंजाब के भी कुछ इलाके ज़ेरे असर आ सकते हैं, वहाँ पे भी अच्छी बारिश हो सकती है। लेकिन ये बारिश जो है हमारे कैचमेंट एरियाज़ में ज़्यादा हो सकती है, और उससे फिर दरियाओं में थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो सकता है। तो इंशाल्लाह देखें, अब इसके बाद फिर ये अभी तो मानसून आप कह लेंगे स्टार्ट है, अभी तो 2 महीने पड़े हुए हैं, ये चलता रहेगा इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा मेहर साहब प्लीज हमारे रहिएगा, हमने आपसे मजीद बात करनी है क्योंकि जाहिर है सवाल तो इम्पोर्टेंट है और लोगों के बड़े कंसर्न्स हैं, तो वो भी पूछने हैं आपसे। लेकिन अभी हम हेडलाइन हाल बनी हुई है मुल्क में, ब्रेक हैं तो फिर आपसे बात करेंगे। भाई मौसम की बात भी हम करेंगे आगे चलकर। हमने जरा मेहर साहब से कहा है कि उनको इनफैक्ट कुछ काम है, सो हमने कुछ और भी करना है। वो जरा हम उनसे थोड़ा सा ज्यादा वेट करा रहे हैं क्योंकि इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, वो हमसे वेट करा रहे हैं कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर इबादुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेट के इंतखाबात हैं, पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा में जो होने वाले हैं, सबकी निगाहों का मरकज बने हुए हैं। कैसी ये टर्म लगती है ना, निगाहों का मरकज। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? ऑपोजिशन लीडर हैं केपी में। डॉक्टर साहब बहुत सी वैसे तो आपसे बातें करनी है, लेकिन सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में सख्त तरीन तनाव के बावजूद ऑपोजिशन और हुकूमत वाले सेनेट में सीटों की तकसीम पर इत्तेफाक हो गया, तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी पेशरफ समझा गया है इस बात को। इसके बाद एमपीज की हल्फ बर्दारी ना होने देना क्या आपके लिए सरप्राइज था? क्योंकि हर चीज तो अग्री कर गए हैं, तो फिर ओथ टेकिंग ना हो, ये अजीब सी बात नहीं लगी? ये देखो, फर्स्ट तो ये है कि ये जो पेशरफ ये भी मैंने तजवीज़ फ्लोट की थी कि ये ट्रैक रिकॉर्ड हमारी ठीक नहीं है, ये ठीक हो जाए और ये दब्बा हमसे ख़त्म हो जाए। और 5 का फार्मूला मैंने फ्लोट किया, वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया। बाकी ये जो सेशन का आप कह रहे हो, तो वो सुबह भी मैंने कहा था कि यार ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जब कंसेंसस बिल्डअप हुए तो फिर ये इमेच्योर प्ले करना ये बहुत, लेकिन पीटीआई के लोग इस तरह से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ऑलरेडी से इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन से हमने एक लेटर निकलवाई थी जिसमें रिक्वेस्ट थी अंडर आर्टिकल 255 चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को कि किसी को नॉमिनेट कर ले। तो मैंने सुबह भी कहा कि यार ये होता, अगर अभी आप नहीं लेते हो तो शाम को हो जाए। इस पे डॉक्टर साहब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ये कह चुके हैं कि अगर उनके जो उम्मीदवार हैं उनके ज़ाहिर नाम तो बैलेट पेपर पर मौजूद हैं, ऑल्दो 4 ने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज़रा ज़्यादा सेनेटर्स निकाल लें। अब कुछ देर बाद तो इलेक्शन है, हुकूमत और अपोजिशन का बज़ाहिर तो मुआहदा है, क्या अपोजिशन अपने कोटों के उम्मीदवारों वाले वादे की पासदारी करेगी या तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात का फ़ायदा उठाते हुए एक आध सेनेटर और निकालने की कोशिश करेगी? टू बी फ्रैंक में ये जो कुछ ये हुआ, ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पख्तूनख्वा असम्बली हुआ जो कंसेंसस जो बिल्डअप किए, जो हमारे ऊपर एक दाग दब्बा था वो ख़त्म करने के लिए मैंने ये सारा कुछ किया है।
तो बिल्कुल वही, कोई एडवेंचर का मेरा मूड नहीं है, अपोजिशन का मूड नहीं है, मैं कमिटेड हूँ। ये अगर ये कोई मिस मैनेजमेंट है, कोई चीज़ें, वो तो पीटीआई में है, वो इनका इंटरनल इशू है, हमारा इशू नहीं है। हम अपने कमिटमेंट के साथ खड़े हैं, गवर्नमेंट भी कमिटमेंट के साथ खड़ी है, तो इंशाल्लाह कोई इस तरह एडवेंचर नहीं। चलिए ठीक है, ओके, हम आपसे मजीद नहीं पूछेंगे और आज शाम तक वाज़ेह ही हो जाएगा कि सेनेट की क्या जो है वो शक्ल बनती है, ये मामला निपट जाएगा। अब क्या इसके बाद भी डॉक्टर साहब आप लोगों की वज़ीर आला गंडापुर की तब्दीली की ख्वाहिश जो है वो बरकरार रहेगी? क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि उनकी जगह कोई और आया तो शायद आपसे इतना ताउन ना करे। ये तो सिंपल सी बात है, वो हम अपोजिशन है, अपोजिशन थे, अपोजिशन ही रहेंगे। ये तो एक सेनेट इलेक्शन जो कंसेंसस है, ये कोई नया प्रेसिडेंट नहीं है, पंजाब में भी हुआ है, बलूचिस्तान में भी हुआ है, इससे पहले भी प्रेसिडेंट मौजूद है। ये सेनेट के लिए हम है। बाकी ये जो मिस गवर्नेंस है, जो करप्शन है, जो गवर्नेंस को जिस तरह चला रहे हैं, जो मिस मैनेजमेंट है, जो इदारों में जो कुछ हो रहा है, जो तबाही हो रही है, जो सूबे में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, तो इस पर जाहिर बात है दिस इज़ आवर ड्यूटी। हम सूबे के खातिर अपोजिशन करेंगे, करते रहेंगे ताकि कुछ बेहतरी है। आपको ख़ुद पता है कि इस सूबे में 90% से ऊपर आपके सूबे में मगरिब के बाद कोई बाहर जा नहीं सकता, गवर्नमेंट के रेट ही नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर इशू नंबर 1 है इस सूबे के। और अभी ये मैं चीखता चला रहा हूँ 1.5 साल से कि खुदारा ये लॉ एंड ऑर्डर इशू नंबर 1 है, इस पर डिबेट हो। लेकिन हमारी बदकिस्मती थी कि 95% डिबेट जो हमारी हुई है इस असम्बली में 1.5 साल में, वो अबडक्शन ऑफ CMO, शिलिंग किधर हुई, लाइटें किसने बंद की, डी चौक में क्या हुआ, फ्ला चौक में क्या हुआ, कैदी नंबर फ्ला के साथ क्या हो रहा है, ये दीज आर नॉट द इशूज़ ऑफ द पख्तूनख्वा। लोगों के इशूज़ को चाह रहे हैं, वो जनाजे उठा रहे हैं, वो तक चुके हैं। तो फर्स्ट जो मेरी रिक्विजिशन होगी वो लॉ एंड ऑर्डर में फ्लोट करूँगा, इस पर डिबेट होगी जो रियल इशू लोगों की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इबादुल्लाह खान, ऑपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा, हमें अपडेट भी कर रहे थे। इट इज़ क्वाइट सैड एक्चुअली कि अब ऐवान में जहां लोगों के मसाइल की बात होनी चाहिए, उनके लिए हल निकलने चाहिए, प्रोग्रेशन की बात होनी चाहिए, वो कह रहे हैं 95% यही बात होती अपनी जो टू बी ऑनेस्ट वी हैव सीन दैट विद पीटीआई हुकूमत इन द पास्ट कि वो जरा ज़्यादा अपने आप को सिक्योर करने में ज़्यादा टाइम गुजार देते हैं और बाकी चीजें जो हैं वो। अच्छा जी, मेहर साहब, ज़ाद खान साहब हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। डीजी हैं महकमा मौसमियात। थैंक यू सर बीइंग विद अस अगेन। सर, इस साल, इससे पहले जब साल शुरू हुआ था तो खुश्क साली का, फूड इनसिक्योरिटी की बहुत बात की जा रही थी, लेकिन अभी तो इतनी बारिश हुई है और डैम भी भर गए हैं सर्टनली, सो ज़राअत पर इसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, तशवीश तो हर वक्त होती रहती है चूंकि मानसून की बारिशें ज़्यादा हैं और कैचमेंट एरियाज में भी जैसे मैंने बताया तो सैलाब का खदशा रहता है और इसके लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि जी हम कहें कि जी सैलाब नहीं आ सकते, सैलाब आ सकते हैं और बड़ा सैलाब भी आ सकता है। अच्छा, सैलाब का खदशा तो है इससे पहले, लेकिन हम बात कर रहे थे खुश्क साली की, सो ज़राअत एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट होंगे उसके? देखिए, हमारे पाकिस्तान में जो होती है एक हम कहते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट, तो पानी की कमी से जो ड्राउट होता है वो होता है, बाकी दूसरा जो लंबे अरसे या उसके लिए नहीं है। तो अभी ये इंशाल्लाह डैम भी हमारे जो मंगला आज तक 50% भर चुका है, तरबेला जो है 80% तक, और तरबेला जल्दी भर जाएगा इंशाल्लाह अगले 10-12 दिन में। तो इसके अच्छे असरात होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जी असल में खुशक साली का दौरानिया जो होता है वो बलूचिस्तान बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ पे कुछ इलाकों में जहाँ पे नहरी पानी नहीं होता उन इलाकों में एकदम पानी की कमी हो सकती है, तो ये वो इलाके ज़ेरे असर आ सकते हैं। बाकी किसी जगह पे कोई इतना नहीं लगता कि जी खुशक साली का खदशा होगा। अच्छा, ये भी बताइएगा, ये कराची के हवाले से बड़ा एक कंसर्न भी है और सवाल भी है, 3-4 हफ्ते से मॉनसून तो ऑब्वियसली चल रहा है लेकिन कराची में अब तक कोई खास बारिश नहीं हुई, और ऑब्वियसली हम ये भी नहीं चाहते कि कोई खुल जाए आसमान एंड ऑल दैट, बिकॉज हम बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकते यहाँ कराची में। लेकिन क्या इस सीजन में यहाँ कम बारिश की ही फोरकास्ट थी, या फिर आपको लग रहा है कि अभी बादल जो है वो बरसने के दिन आएंगे, क्या होगा?
आज तक कराची में बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश वो नहीं हुई जो ज्यादा होनी चाहिए थी, हल्की हुई है। लेकिन सिंध के जो वस्ती इलाके हैं, लाड़काना, मुंजोदड़ा, वहाँ पे काफी ज्यादा बारिश हो चुकी है। हैदराबाद में भी बारिश हुई है, लेकिन कराची में भी हल्की बूंदाबांदी या बारिश हुई है। आने वाले दिनों में भी दोबारा मानसून, चूंकि एक्टिव मानसून हो सकती है कराची में भी, कोई ऐसी बात नहीं है। ये अभी मैंने बताया ना कि अभी आने वाले दिनों में मानसून के और भी स्पेल आएंगे, तो कराची में भी बारिश होगी। अब आप इस तरह तसल्ली देते हैं ना, तो फिर हम भी मान जाते हैं फौरन से। बहुत शुक्रिया आपका मेहर साहब। लिटरली 2-3 हफ्ते से तो हम, मतलब कोई हमें कह देता है जी होगी बारिश और हम इंतजार में बैठ जाते हैं, लेकिन नहीं हो रही। मैं तो अब्दुल्ला, आपको पता है ना कि जिस दिन मैं वापस आई थी अपनी वेकेशन से, तो उससे कुछ घंटे पहले ही आपने बारिश खत्म करा दी थी। जी, हमने ये तय किया था, ये हमारी साजिश थी, मिली भगत थी बादलों और हमारी। तो मुझे बहुत ज्यादा आई मिस्ड आउट, सो आई फॉर माय ओन पर्सनल रीजन डू नीड बारिश। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे। इससे हमने एक्चुअली आज का आगाज किया था शो का, और ये बड़े ही हम डिस्टर्ब्ड होते हैं इस किस्म की खबरों से। विजुअल्स कितना हॉन्ट करते हैं ये जो विजुअल्स तो सारे आम सोशल मीडिया पे पूरी मूवी बन के आ गई है सामने, एंड दे डू हॉन्ट, दे मेक यू क्वेश्चन। बलूचिस्तान में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने पसंद की शादी की थी। वाकई की अफसोसनाक वीडियो जो है वो आप देख भी सकते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। वजीर आला बलूचिस्तान ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि इस कत्ल वाकये में 11 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार है। बलूचिस्तान में जाहिर खातून और मर्द कत्ल के वाक़े में अब तक 11 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा कि ऑपरेशन जारी है, तमाम मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, रियासत मजलूम के साथ खड़ी है। सलमान अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं और ये भी इत्तलात हैं कि ईद से 3 दिन पहले का गालिबन वाक़या है, बड़ी ईद से। अच्छा जी, सलमान, एग्जैक्टली एक तो वेयर अबाउट्स क्या मालूम हो सके, कौन सा कबीला है? हाँ, क्योंकि हम तो कह रहे हैं ना कोयटा तो बड़ा मेन शहर है, और एक एक्सपेक्टेशन वेल हर जगह से वैसे तो रख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कोयटा में किधर हुआ है ये? जी अब्दुल्ला और हुमा, ये जो वाकया पेश आया है कोयटा का नवाही इलाका है, जिसे डिगारी और सिंजदी कहा जाता है। वहां पर ये वाकया पेश आया है ईद से 3 रोज कबल, जहां कबीले के अफराद ने एक खातून और उसके साथ जो गिरफ्तार हुआ था, एक जो कबीले के लोगों ने उसे पकड़ा था, उन्होंने उसे फायरिंग करके मार दिया दोनों को। और इसकी तहकीकात के हवाले से जो आज हमारी बात हुई है, एसएसपी ऑपरेशंस कोयटा मोहम्मद बलोच से, उनका कहना है कि इसमें एक कबायली रहनुमा समेत 13 अफराद अब तक जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं, जिसमें 2 मरकजी मुलजिम जो उस वीडियो में भी नजर आ रहे हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है और उनसे मजीद तहकीकात जारी है। लेकिन उनका कहना है कि जो 13 अफराद हमने गिरफ्तार किए हैं ये तमाम के तमाम मुलजिमान नहीं हैं, इसमें मुश्तबा अफराद भी हमने गिरफ्तार किए हैं जिनसे मजीद तहकीकात जारी है। और जो इब्तदाई तहकीकात के हवाले से उनका कहना था कि अभी वो कुछ चीजें डिस्कस नहीं कर सकते। सलमान, इतना मुश्किल तो नहीं होगा, मतलब ये कबीला आइडेंटिफाई करना या कबायली एक रहनुमा समेत वो जो जिरगा है जहां से ये बात शुरू हुई थी, जहां ये फैसले सुनाए जाते हैं, वो अभी भी इस तरह से काम कर रहे हैं, वहां तक क्या हाथ डाला जाएगा या फिर ये जो वीडियो में लोग नजर आ रहे हैं बस उन्हीं पे इक्तफा किया जाएगा? असल तो जो लीडर हैं, जो जहां से ये फैसला हुआ है वहां से शुरू करनी चाहिए। और सलमान, जिन्होंने गोली चलाई है, बहुत सी सोशल मीडिया पे तो बातें हो रही है, लेकिन आप तस्दीक कर दें वो एक्चुअली भाई था उस लड़की का और उसको भी पकड़ लिया गया है। जी पहला मैं इसमें सवाल का जवाब दूंगा हुमा का। हुमा, जो उसका भाई, बिल्कुल उसका भाई था जिसने फायरिंग की और उसका नाम जलाल बताया जा रहा है, उसे भी इन 13 अफराद में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक और जो वीडियो में हमें नजर आ रहा है जिसका नाम बताया जा रहा है उसे भी गिरफ्तार किया गया है। और जहां तक बात रही अब्दुल्ला के सवाल की, जहां से जिरगे ने फैसला किया क्या उन अफराद को भी इसमें शामिल तफ्तीश किया गया है, उन तक भी हाथ गया, तो उसमें कबायली रहनुमा जो है उन्हें शेरबाज खान को गिरफ्तार किया गया है और उनसे तमाम सूरत हाल के हवाले से मजीद जो है तफ्तीश जारी है पुलिस की जानिब से और हुकूमत की। सलमान, आप हमें बताइएगा हाउ इन्फ्लुएंशियल आर दीज कबायली रहनुमा? लेकिन बिकॉज हमारी एजम्पशन ये है कि ये खासे असर और रसूख वाले लोग होते हैं, पॉलिटिकल एफिलिएशंस भी होती हैं, वोट बैंक भी होता है। जरा आप हमें क्लियर करें, ये जिस कबीले की या जिस कबायली रहनुमा की हम बात कर रहे हैं, क्या उम्मीद या क्या तवक्को रखे
एक आम लड़की जो इस वक्त टीवी देख रही है, या हम लोग जो सहाफ़ी हैं, या इस वक्त सिविल सोसाइटी, या हर इंसान जो थोड़ा सा भी दर्द दिल लगता है कि इंसाफ होगा या बच जाएंगे? अब्दुल्ला, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि इंसाफ होता है या नहीं होता। But these are pretty influential people. लेकिन जहां तक आपने इन लोगों के हवाले से बताया कि कितने इन्फ्लुएंशियल है, लाजमी बात है बलूचिस्तान एक कबायली माशरा है, वहाँ पे सरदार, मीर, तकरी, मलिक, उनका एक अपना सेटअप है, जिसमें ना सिर्फ कि कबायलियत के अंदर बल्कि जो वोट के हवाले से, सियासी हवाले से भी उनकी काफी असर रसूख होता है। तो ये बात बिल्कुल इसमें ऐसी नहीं है, दो राय नहीं है कि उनका असर रसूख नहीं है, उनका हर लेवल पे असर रसूख है। लेकिन जब इस बड़े पैमाने पर इस वसी सूरत हाल पे जब चीजें अफशा हो जाए तो के बाद उसके कंट्रोल करना डैमेजेस को बड़ा मुश्किल। अच्छा सलमान, ये भी बताएं, क्या ये भी सही बात है कि दोनों जो लोग हैं जिनको मारा गया, जो कपल है, उनकी दोनों फैमिलीज ने कानूनी कार्रवाई होने से मना कर दिया था, परसू भी नहीं किया था, और इसीलिए फिर जिरगा बैठा, और फिर जिरगे ने जो फैसला किया वो उनको कबूल था? जी, इब्तदाई तौर पे जो तहकीकात सामने आई हैं, जिसमें अभी तक सरकारी सतह पर उसकी तस्दीक नहीं हुई, उसमें सूरत हाल ये है कि अभी इस स्टोरी के अंदर बहुत सी चीजों का ट्विस्ट होना बाकी है, बहुत सी चीजें अनअर्थ होंगी, बहुत सी चीजें सामने आएंगी। दोनों कबाइल की जानिब से जो लोग थे उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया, जो मकामी तौर पे वहां पे मौजूद थे, क्योंकि कबायली सेटअप के अंदर आपको जो भी फैसला जिरगा करता है उसके तमाम इफ एंड बट्स को देखकर उसे कबूल करना पड़ता है। ठीक है सलमान, ये दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी आप बता रहे हैं, जाहिर है हम इसका फॉलो अप रखेंगे। ये भी अब्दुल्ला, जब आप सलमान से बात कर रहे थे तो आप पूछ रहे थे ना कि अब इंसाफ होगा। भाई इंसाफ जो टर्म है ना, इंसाफ, द होल थिंग इज सो रिलेटिव, क्योंकि वहां जहां ये सब कुछ हुआ है उनको ये लग रहा है कि इंसाफ ही हुआ है, वहां इंसाफ हुआ है, हमें यहाँ बैठे हुए लग रहा है कि ये तो बड़ी बेइंसाफी होगी है, क्या हुआ है इधर। सो इट इज सैडली सच अ रिलेटिव थिंग कि जो आपके लिए होगा वो किसी और के लिए नहीं होगा। उन्होंने जिरगा बिठाया, फैसला हुआ, और ऐसे करके माना जिरगे का फैसला और मार दिया लोगों को। भाई पसंद की शादी तो मैं कहती हूँ नापसंद की शादी कर लें, पसंद की ना करें, क्योंकि यहाँ हमारी सोसाइटी ऐसी है कि दो शादीशुदा जोड़े ने अगर हाथ भी पकड़े होंगे ना, पब्लिक में फिर रहे होंगे, तो उनको लानतें पड़ेंगी। और अगर कोई अपनी बीवी को या स्पाउस को चपेड़े लगा देगा पब्लिक में, दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ये तो हो जाता है। हु आर वी? ये किस किस्म की चीजें हम एक्सेप्ट करना स्टार्ट हो गए इन द नेम ऑफ कल्चर कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही है। तो also all these influential people जहाँ हम बात कर रहे हैं कबायली निज़ाम की, ये जो कबायली सरदारों के बच्चे हैं ये पाकिस्तान के कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ते हैं, ये फॉरेन एजुकेटेड होते हैं ज़्यादातर। फॉरेन एजुकेटेड होके तो एजुकेशन के साथ आप अपना दिमाग खोल के नहीं थोड़ा सा आ रहे कि इट्स ऑलराइट? नहीं आते होंगे, नहीं तो लेके करते वही है आके जो कर रहे हैं। जब वो जो दस्तरस है आवाम पे, वो जो कंट्रोल रखा हुआ है वो लूज होगा ना फिर। तो ये असल में ट्विस्ट है स्टोरी। सो आपको क्या लगता है कि ये जानते, ये पढ़े लिखे नहीं होंगे ये जो कबायली अमायदीन हैं, या इनको कोई एक्सपोजर नहीं होगा दुनिया का? ये हर गर्मियों की छुट्टियां तो लंदन में गुजारते हैं आधे से ज्यादा इनमें से लोग। तो फिर इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। यू आर राइट कि अगर इस किस्म की कोई हरकत और जमाना के माय सेज व्हाट काउंट्स, ये जो फैसला करने वाले इन्हें नहीं पता कि दुनिया के मसाइल क्या हैं और हम इस मसले में फंसे हुए हैं अब तक 2025 में। आगे चलें। So such a painful thing, और मतलब अभी पिछले 10 सालों में कोई 200 ऐसे केसेस हो चुके हैं, उससे मतलब ज्यादातर तो हम ही ने इधर बैठ के रिपोर्ट की हैं, एंड वी स्टिल कांट गेट ओवर कि अभी तक यही हो रहा है, Nothing has changed. अच्छा, अभी आगे बढ़ेंगे। सानिहा, दरियाए सवात के बाद इंतजामिया आपको पता है जरा होश में आई थी, दरियाए सवात के इर्द गिर्द तजावुजात का खिलाफ ऑपरेशन इसके खिलाफ शुरू किया गया था, मगर बीच में फिर आ गई सियासत, मामला रुक गया। कल 3 हफ्ते बाद इतवार की सुबह असिस्टेंट कमिश्नर अरहम मुख्तार की सरबराही में इंतजामिया, TMA और महकमा आबपाशी की टीमें भारी मशीनरी के साथ फजागट पहुंची। पुलिस और लेवीज की भारी नफरी भी मौजूद रही, लेकिन मामला तनाज़े का शिकार हो गया। इंतजामिया को इब्तदाई मरहले में ही ऑपरेशन रोकना पड़ा। इंतजामिया की मशीनरी कार्रवाई के बगैर ही वापस रवाना हो गई। मकामी ताजरों, होटल मालिकान, सवात के मेयर शाहिद अली ने ऑपरेशन की मुखालफत की। उन लोगों का कहना था कि पहले इनके रिजर्वेशन सुने जाएं, बैठ के मुज़ाकरात किए जाएं। ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर अब्दुल रहम ने कहा कि ऐसी कार्रवाई से सवात की सयाहत तबाह हो जाएगी। 2-4 लोग मर जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन सयाहत तबाह नहीं होनी चाहिए, और अगर इसको कोई बेहतर बनाया जा सकता है तो शायद दैट इज व्हाट दे वर सेइंग कि आओ कंसल्ट कर लें। एनीवे जी, इंतजामिया के मुताबिक तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात की रोशनी में की जा रही है, और अब कहा जा रहा है कि इंतजामिया
मकामी होटल मालकान और ताजरों के साथ बातचीत के बाद ही कोई फैसला करेगी। पहले ही कर लेते, मतलब इतनी तफरी लेके गए तो पहले ही बातचीत हो जानी चाहिए थी। अच्छा, इसी पे बात करें, हैदर अली खान साहब हैं, मेयर हैं सवात के, हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, ज़ाहिर सानेहा सवात की जितनी भी रिपोर्ट्स, जितनी इंक्वायरियां हुई हैं, इनमें दो चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये कि मकामी इंतजामिया ने वार्निंग्स को सीरियसली नहीं लिया, दूसरा ये कि दरिया किनारे दुकानें, होटल और दीगर तामीरात एक खतरा हैं। आप इन फाइंडिंग से सबसे पहले तो यहीं से शुरू कर लें, इत्तेफाक करते हैं या आपकी अपनी रीजनिंग्स हैं? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। जो सानिया हुआ था सवात में, उनमें जो सियालकोट डस्का के और मर्दान की जो फैमिलीज जिनकी शहादत हुई थी, ये एक बड़ा सानिया था सवात के लिए, और इसमें इंतज़ामिया भी उसमें कुछ गफलत है। लेकिन आप अगर देखें तो दरिया सवात तकरीबन लंडाके से लेके कालाम तक ये 70-80 किलोमीटर ये लंबा रोड है, और इसमें मुख्तलिफ जगह पे ऑपरेशन करना और उधर पहुंचना, उस पर टाइम लगता है। ये जो वाक़या हुआ था, ये पूरे मेरे ख्याल से 1 घंटे 1.5 घंटे में सब कुछ ये हो गया था। तो उस वाक़े में गफलत इंतज़ामिया की भी है, और इससे पहले जितनी भी फ्लड्स आते थे तो उसमें कालाम बहरैन से हमें वार्निंग आ जाती थी मिंगोरा सिटी में कि आप आगे तकरीबन घंटे 1.5 में ये फ्लड पहुंच रहा है, तो हम पहले लोगों को इन्फॉर्म करते थे और साइडों पे जाते थे। इससे 1 हफ्ते पहले दफ़ा 144 लगा हुआ था, और जितनी भी ये जो सियाह आए थे इनको तो पता नहीं था कि हमने इधर बैठना, और इधर कोई बैनर वगैरह नहीं लगा हुआ, तो इंतज़ामिया की भी गफलत थी। और कुछ ना कुछ इसमें जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसकी भी उधर काम हो रहा था, प्रॉपर एक चैनल बन रहा था। उसी चैनल को जब फ्लड ने हिट किया तो यही वाकया पेश आया इसमें। तो सर, होने को तो कुछ सकता है ना, अगर पोस्टर नहीं लगाए हुए कि यहाँ आप नहीं बैठ सकते और कुछ ऐसा हो जाए तो कसूर फिर किसका बनता है? क्योंकि जो कुछ हुआ उसके बाद हुकूमत को कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना था। दरिया किनारे मौजूद जो तामीरात हैं वो हटाई जा रही थी, खाली कराई जा रही थी। बताया ये जा रहा है कि मकामी अफराद तो मुजाहिमत कर ही रहे थे, आपको भी इस अमल से कोई खास खुशी नहीं हो रही थी। हम आपकी अपनी वजूहात सुनना चाहते हैं। तो ये जो होटल्स बने हुए, ये 1970 से 80 से और 90 से बने हुए, और फाटा और पाटा से मर्जन से पहले ये बने हुए। जब ये एक्ट आया तो उसमें ये होना चाहिए था कि जिस होटल को उसके बाद किसी डिपार्टमेंट ने एनओसी दिए या नक्शा पास किए, पहले उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थे। उसके बाद पूरी कौम की ये डिमांड है, जितनी भी इंक्रोचमेंट है उनको आप सवात के एक साइड से लेके अगर दूसरी साइड पे कर लेते तो ठीक है, लेकिन आप दरमियान से शुरू करके प्रॉपर एक जगह को टारगेट करते हैं और वहाँ पे आप अपनी मशीनरी आपकी रुक जाती है, वहाँ पे आप फिर एक्शन नहीं ले सकते। तो इससे ये अच्छा है कि आप ये कार्रवाई नहीं करें। उससे पहले जो कमेटी बनी थी उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद ये ऑपरेशन होना चाहिए था। एक तो गलती हो गई, ऊपर से गलती के ऊपर दूसरी गलती हो गई। दूसरी बात यह है कि जो सवात की सियाहत है, ये 3-4 महीने हमारे पूरे सवात में जो टूरिज्म है उसमें जो जितने भी हमारे होटल्स है और जितने भी हमारे यहाँ के मुकामी कारोबार है वो यही से चलते हैं। टूरिस्ट आते हैं और यहाँ से सब कुछ करते हैं, और सवात जो है ये जन्नत नज़ीर वादी है। इधर के मेहमान, इधर के लोग जब भी आते हैं तो हम बहुत अच्छी तरह से मेहमान नवाजी करते हैं उसकी। लेकिन बदकिस्मती से ये सानिया जब आया तो जब रेस्क्यू ने, जब 1122 ने रिस्पांस दिया तो ये बहुत देर हो चुकी थी, और ये विद इन 10 and 15 मिनट से सब कुछ हो गया था। तो उसका नुकसान होटलों को नहीं देना चाहिए। सवात में पहले से हम हर साल हमें कुछ ना कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे फ्लड भी आते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा तालिबानाइजेशन भी एक दौर में गुजर चुकी है, उसके बाद ये मसले भी आ रहे हैं हर साल। तो हमारे तो सब इन्हिसार जो है वो टूरिज्म पे है। अगर इसमें आप मुकामी हुकूमत को एतमाद में नहीं लेते और यह जमहूरी हुकूमत है, MPAs MNAs उसको एतमाद में नहीं दे, तो मेरे ख्याल से ये सवात के साथ और सवात के अवाम के साथ दुश्मनी है। तो उसको देखना चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए तो हमने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हुई है, लेकिन उसका तो ये मतलब नहीं है कि हमारे कारोबार, हमारे आबा व अजदाद के बने हुए उनके होटल्स आप मस्मार करें। आपके पास भी लोग आते होंगे, सो बातचीत के जरिए भी ये मामला हल होना चाहिए किसी हद तक। अब सवात में सयाहत आपने कहा आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सयाहों की हिफाजत भी तो आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए ना। लैंडस्लाइडिंग, ये जो सानेहा हुआ, इस तरह के सानेहात ना हो, इसके लिए आपको भी कंसर्न होना चाहिए। सो मकामी सयाहत की इंडस्ट्री और इससे जुड़े तमाम कारोबार, ये सब चीजें चलती रहें और सयाह महफूज भी रहें, ये सानेहात भी ना हो, इसके लिए क्या है आपके जहन में सोल्यूशन? क्या दरमियानी रास्ता हो सकता है
और दरिया की जमीन भी जाहिर है जो हड़प की हुई है लोगों ने वो भी बचे, वो भी निकले। बिल्कुल सवात में जो यहाँ का कारोबार है और यहाँ अमन है अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरे पाकिस्तान से आपने देखा होगा सवात में जब 90s और 80s में जितने भी हमारे होटल थे वो फॉरेन से भरे हुए होते थे क्योंकि अमन था। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक होटल चल रहे हैं, कारोबार एस्टेब्लिश है, और हमें ये सोचना होगा बहैसियत कौम कि हमें आगे बढ़ना है। इस तरह नहीं हो कि रोज़मर्रा की बुनियादों पे हुकूमत लगे और लोगों को फैसिलिटीज़ के बजाय उनको नुकसान पहुंचाए, और ये सब नुकसान इसलिए पहुंच रहा है कि क्योंकि ये एक सोची साजिश लग रही है अवाम को, क्योंकि इसमें बहुत से इस तरह मसाइल है जो अवाम की दिलों में उनके लिए जगह कम हो रही है कि हम ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, हमारे अब्बा अजदाद ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। ये आपने देखा होगा पूरी दुनिया में सवात को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, लेकिन उसकी बिना पे भी हमें ये सज़ा दी जा रही है कि सब कुछ हमारे ऊपर डाला जा रहा है। अमन भी पिछले साल सफ़ीर आए थे, उस पर हमला हो गया, एक मैसेज चला गया कि सवात में अमन नहीं है। हम मुकामी हुकूमत को और लोगों को पता ही नहीं है, उन लोगों को पता चल जाता है, तो बहुत से सवालात लोग उठाते हैं। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने बहुत से मादनियात दी हुई है, बहुत से लोग यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, हजारों के लोग उसमें रोजगार कर रहे हैं। तो उनको ठीक है, और आप जो कह रहे हैं जी बड़ी कुर्बानियां दी हैं ऑल दैट, आप ऑब्वियसली एक बैकग्राउंड हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन अब सयाह टूरिस्ट आके अपनी जानों की कुर्बानियां तो न देना कि सयाहत चलती रहे। कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, और खास तौर पे ये ओवर द इयर्स एनओसीज वगैरह की आपने बात की, होटल किसने बस बनने दिए। होटल बनना एक चीज है, उसके बाद इंक्रोचमेंट ऑफ द लैंड, मतलब दरिया इतना पीछे चला गया है आपके वहां लोगों की कुर्सियां ही नहीं खत्म होती वहां बैठे टूरिस्ट, बिल्कुल जितना नजदीक जा सकते हैं, वो भी तो गलत चीज है। दरिया पानी ने तो रिक्लेम करनी ही है अपनी जगह, तो थोड़ा सा गिव एंड टेक पे समझौते करें और जगह सेफ बनाए, ताकि वाकई आप सही कह रहे हैं कि टूरिज्म जो है, सयाहत जो है वो चलनी चाहिए 100%। हमारी यही तो जगह है, यही तो हमारे कुछ महीने हैं, लेकिन इट हैज टू बी डन सेफली। अब इतनी बड़ी ट्रेजेडी अगर आपकी नजरों के सामने हो गई है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। पानी जो है ना वो अपनी जगह रिक्लेम करता है, चाहे वो सवात ये पानी आपको नजर आ रहा है अब्दुल्ला, ये पूरा कब्जा हुआ है, ये पानी हर जगह अपनी जगह रिक्लेम करता है। मैं तो कहूंगा सिर्फ सवात तक महदूद नहीं है, कराची में भी जहां जहां समंदर की जमीन को हड़प करके उस पे बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, वो भी वन डे और द अदर पानी रिक्लेम करेगा। That's right. So, पानी नहीं बख्शता किसी को। और ये प्राइम एंड अगेन इसके एग्जांपल्स जो हैं हम देख चुके हैं। तो फिर ये तो सब आप लोगों ने देख ही लिया होगा। पाकिस्तान टीम ने, क्रिकेट टीम की बात हो रही है, बांग्लादेश के खिलाफ T20 में सीरीज का इंतहाई मायूस कुन आगाज किया, और पाकिस्तान की ना बैटिंग चली ना बॉलिंग चली। ग्रीन शर्ट्स के बैटर्स पूरे 20 ओवर्स भी ना खेल सके। इट वाज वेरी बैड। कोई नहीं, हुमा भी हम गए हैं, अभी हमें कंडीशंस पे सेट होने में टाइम लगेगा। वो अपने होम ग्राउंड पे ज़ाहिर है बहुत अच्छे हैं। हाँ, लेकिन कल परसों तो सारी ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही थी कि हमारे जो लड़के हैं वो BPL वगैरह खेलते रहते हैं, दे आर वेरी यूज्ड टू द कंडीशंस ओवर देयर। तो ये सारी फिर क्या बातें हो रही थी? कोई नई जगह तो नहीं थी ना उनके लिए। बिल्कुल मेजबान ने हमें 7 विकेटों से बहुत ही आसानी से शिकस्त दे दी है। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल कर ली है। सो हम इसी पे बात करते हैं। राशिद लतीफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक कप्तान। बहुत शुक्रिया राशिद भाई। राशिद भाई, मुझे लग रहा है कि हुमा कुछ ज्यादा ही तवक्कुआत लिए दिल में बैठी थी। ये जरा रियलिस्टिकली अगर हम बात करें तो नतीजा इसके बरक्स कुछ निकल सकता था हमारे लिए। कंडीशन चेंज थी वहाँ पे, और एक हफ्ते से जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में भी बारिशों का सिलसिला जारी है, तो वहाँ ढाका में भी काफी बारिशें हुई हैं, और कल सुबह तक भी है। और डेफनेस जरूर पिच पे थी, और टॉस का हारना भी एक कह सकते हैं कि मुश्किलात वहाँ पे बढ़ गई थी, जहाँ पे टॉस हार गए। लेकिन ये सारी चीजें क्रिकेट का हिस्सा है, पार्ट है। टीम सिलेक्शन में कल मैं सही मानों में बोलूँ, ना हमारी बॉलिंग चली ना बैटिंग चली, और ना कप्तान चला। कप्तान को चलाना होता है, और जिस तरह से देखिए पावर हिटिंग की बात करते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करके ये विकेट थ्रो करके आ रहे हैं, ये अपना माइंड यूज नहीं कर रहे कि सिचुएशन और कंडीशन पे क्रिकेट खेली जाती है। हर जगह 200 का टारगेट नहीं होता। जहाँ पे पार स्कोर 130 है,
तो आप 140 के लिए जाएं तो आपको पावर प्ले अच्छा यूज करना चाहिए। शुरू के 3 ओवर फखर की बदौलत अच्छे गए हमारे, लेकिन 5 आउट हो गए जिसमें आगे जाके 2 रन आउट हुए। तो वहां पे टीम का आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पिच ऐसी है यहाँ पे 120 रन करते हैं 130 तो हम आगे जा सकते थे। वो तो आखिर में थोड़े बहुत रन बन गए, वरना 100 भी नहीं बनते। तो माइक हैसन को दोबारा अपनी टीम के साथ बात करनी होगी कि यहाँ पे। जी राशिद भाई, फाइन, जब ओपनर्स जाते हैं तो उनको थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होती है, 1 डाउन भी चले अटैकिंग में आ गया, लेकिन मिडिल वाले जब आए उनको तो पता था ना कि क्या कंडीशंस हैं, वो तो देख ही रहे थे। दे शुड हैव, मतलब थोड़ा सा तो सोचना चाहिए, सूरत हाल देखनी चाहिए। नहीं, एक वक्त आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करती हैं तो फिर आप कह रही हैं कि T20 में भाई, हाँ, हम टीवी पे और कोचिंग में एक ही बात कर रहे हैं कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, हमें पावर हिट, हमने फोर्थ टीम बना दी थी, रज़ाक के छक्के लगवा दिए थे। जब आपके माइंड में एक ही चीज है कि हम सिर्फ छक्के मारेंगे या चौके मारेंगे, तो फिर ऐसी पिचेस पे आपका डिफेंस अच्छा होना बहुत जरूरी है। देखिए वो भी इम्पोर्टेंट है, बट यू नो हम ये कंडीशंस को देख के हम क्यों ये बात करते हैं कि जी अच्छा वो हम बात कर रहे हैं तो अब ये नहीं करना चाहिए। Why can't we decide according to the conditions? जहां वो हो सकता है वो सर्टेनली करें। वो जिसको हम मॉडर्न डे क्रिकेट कह रहे हैं वो अगर पर्पस सर्व कर रही है तो वो करें, लेकिन अगर यहाँ लग रहा है कि हम फंस रहे हैं तो फिर फंस रहे हैं तो उस हिसाब से हिकमत अमली तब्दील करें। ये कैसे सीखेंगे? वो क्वालिटी बैट्समैन की तरफ से आती है, वो आपको मिडिल ऑर्डर चाहिए होती है, सारे ओपनर्स हैं ये उनका माइंडसेट ओपनिंग वाला है। तो वो जहां पे 2 बॉल डॉट खेलेंगे, फिर उसके बाद वो शॉट कोई भी बॉल मिलेगी उसको मारने चले जाएंगे। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, पिच की कंडीशन का फर्क कितना होता है। साइम अय्यूब ने फ्लिक किया, माथे अपने बॉल मिली उनको कर दिया, बॉल स्लो आती है यहाँ पे इसलिए कि वो कैरी नहीं करेगी, यही शॉट कद्दाफी स्टेडियम में बाहर चली जाएगी। ये फर्क होता है ऐसी पिच पे जो बैट पे बॉल आ रही है और एक पे स्लो बॉल आ रही है जहाँ पे रुक के आ रही है, तो वो कैरी नहीं करेगी। तो अपने शॉट को लिमिटेड करना पड़ता है। फखर ने बाद में अपने आप को लिमिट किया क्योंकि वो अच्छा बैट्समैन इस वजह से है कि वो वनडे में भी परफॉर्म करता है। बाकी किसी की जगह वनडे में शायद एक प्लेयर है जिसका सलमान अली आगा जिसकी वनडे में जगह बनती है, वरना कोई भी T20 में जरूरी है कि वो भी प्लेयर साथ खेले जो कि वनडे का भी गुड प्लेयर है। क्योंकि दुनिया को उठा के देखें आप T20 की टीम को, उसमें सारे वो प्लेयर हैं जो वनडे में सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को चेंज करता है। हर जगह 200 की पिचेस नहीं मिलती, कितनी दफा पूरे साल या 2 साल में 200 होते हुए देखा है। 170 180 ये टारगेट हमें मिलता है। तो ऐसा लग रहा था ना बिना देखे मार रहे हैं, मतलब बिना देखे मारने वाला सिलसिला, आंखें बंद करके बस। ये भी वही बात होगी कि कभी कभार हमारी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि मारो। टर्म लोग यूज करते हैं आंखें बंद सोफा आगे। अच्छा राशिद भाई, चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने देखा था, मतलब सारी दुनिया स्पिनर्स लेके आ रही थी, हम फास्ट बॉलर्स पे ही डिपेंड कर रहे थे। Why don't we get it right? राइट कुछ भी नहीं हो रहा। अगर हम बात करते हैं, हम लोग दोबारा उसी पे चले जाएंगे कि माइक हैसन अभी आए, इससे पहले आसिफ जावेद थे, इससे पहले गैरी कर्स्टन, बहुत कुछ आपके सामने हमारे सामने तब्दील होती भी गई है। और यहाँ से हम 3 नंबर से चले ऊपर से जो भी आ जाए, लड़के तो वही हैं, आ जाके मतलब वही आगे पीछे हो जाते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर चेंज करके देख लें, सब कुछ चेंज हो जाएगा। सब ऊपर से सारा चल रहा होता है। अगर डिसिप्लिन ऊपर से आएगा तो नीचे मैं वही करूंगा। अगर मेरे पास मेरा बॉस ही मुझे कुछ नहीं बोल रहा या करना नहीं चाहता तो वो नहीं हो सकता। एक अहम चीज मैं बताता चलूं कि हमारी रैंकिंग 8 है और हमसे जो नीचे है 10वें नंबर पे बांग्लादेश है, 9वें नंबर पे अफगानिस्तान है, 12वें नंबर पे आयरलैंड है। हम इनसे ही खेलेंगे, हम इनसे खेल के ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि ये हमारी रैंकिंग से भी पीछे की तरफ है। और अगर हम ओलंपिक की बात करते हैं, ये ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा अहम सवाल है, तो अभी उस तरह से किया नहीं जा रहा कि वो तो सारा मामला ही रैंकिंग पे डिपेंड करता है। अगर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई ओलंपिक्स में, ये बहुत बड़ा झटका लगेगा। आज हमें फील नहीं कर रही, ये रैंकिंग के ऊपर जाएगा। अगर 26 के वर्ल्ड कप के बाद बोलेंगे ये रैंकिंग है और 6 टीम जाएंगी, सिर्फ कॉन्टिनेंट की 6 टीम जाएंगी या एशिया की 2 टीमें चली जाएंगी, तो वहाँ मुश्किल हो सकती है। अमेरिका को बहुत मुश्किल हो सकती है क्योंकि जाहिर है हम अपने आप को और हैं भी बेहतरी कंसीडर करते हैं इनके ओलंपिक्स में। बाय द वे ओलंपिक में क्रिकेट इज कमिंग बैक। अच्छा बताइएगा राज भाई, लेजेंड्स लीग वाले मामले पे आ जाते हैं। ये जो हमारे भारतीय लेजेंड्स हैं,
उनको हमारे एक लेजेंड से शदीद प्रॉब्लम है, शाहिद आफरीदी से। उन्हें तो वहां जाके याद आया कि शाहिद आफरीदी इज अ पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट, ही इज गोइंग टू बी देयर। एंड व्हाट वाज सो सरप्राइजिंग, दे न्यू द फॉर्मेशन ऑफ द टीम, उनको पता है कौन कौन खेलने आया हुआ है, और इतना भी सीरियसली क्या लेना इसको। देखिए, एक महीने पहले मुझे पता था पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा, ठीक है, ये सब प्री प्लान था, क्योंकि जब अगर पहले से पता हो जाता तो ये टूर्नामेंट नहीं होता, टूर्नामेंट का कराना जरूरी था। इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलेगा ये मुझे इल्म था कराची जब मैं आया था लास्ट मैच में। तो ये प्राइवेट लीग है, इसमें मैं इतनी फोकियत इस चीज को नहीं देता, क्योंकि ना बोर्ड इन्वॉल्व होता है ना गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है इसमें। ये प्राइवेट है, ये बिजनेसमैन का एक बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, बिहाइंड द सीन जो चल रहे होते हैं। तो इस पे मैं समझता हूँ कि ये पहले से प्लान था कि टूर्नामेंट नहीं। वेरी अनप्रोफेशनल आल्सो, आई एम सॉरी। वहां दुनिया आई हुई है एक मैच देखने, जब पहले से पता था नहीं खेलना, तो व्हाई आर यू सेलिंग द टिकट्स, हाइप इतनी बनाई हुई है, जब पहले से डिसाइडेड था कि नहीं हम नहीं खेलेंगे। लोगों के बहुत पैसे लगे हुए हैं। लेकिन ये टूर्नामेंट है ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की वजह से है, अब दूसरों को कोई भी देखने नहीं आता। पाकिस्तान इंडिया और आप इंग्लैंड का वैल्यू आपने चूज किया हुआ है। लास्ट टाइम भी आप देखें तो कितनी हाइप बनी थी। पाकिस्तान इंडिया अगर पहले ही से डिसाइड होता कि नहीं खेल रहे, तो जाहिर सी बात जो स्पॉन्सर आते हैं, जो सारी चीजें आती हैं, वो नहीं आती। अब इनको भी थोड़ी मुश्किलात होंगी, जो भी ऑर्गेनाइजर इंडियन है या पाकिस्तानी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये अनप्रोफेशनल है। लेकिन प्राइवेट लीग है इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। ठीक है, लेट्स नॉट स्पीक, डिस्कस मोर अबाउट इट। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया राशिद भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। Welcome. Acha, who would have thought? Because it has been a great weekend. Other than cricket, it has been a great weekend for Pakistan. In sports. Yes, sports. अच्छा, हम ये सारी बातें करते हैं, स्क्वॉश की हमने बात कर ली, हॉकी, वॉलीबॉल, गोल्फ, मार्शल आर्ट्स, इसमें तो पाकिस्तानी आगे हैं ही हैं। अब एक और खेल है जिसमें हमारे नौजवान जो हैं अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, दुनिया में मनवा भी रहे हैं। रोइंग यानी चप्पू रानी या कश्ती रानी। यस, रोइंग इसको कहते हैं। इसके बड़े मुकाबलों में से एक डच रेगाटा होता है, और इस बार इस मुकाबले के यूथ एडिशन में दुनिया भर से 800 से ज्यादा एथलीट्स जो हैं वो शरीक थे। और इसके पहले ही दिन पाकिस्तान के रयान इमरान और फरीद मोहम्मद आरिफ ने अपने डिसिप्लिन में गोल्ड मेडल जीत लिया। और दोनों हमारे साथ हैं। ये मुकाबले हुए, कराची बोट क्लब की टीम यहाँ पहुंची हुई थी और हमारे ये दो नौजवान माशाल्लाह झंडे गाड़ कर आ रहे हैं। सो फरीद, बहुत सारे लोगों के लिए तो ये भी सरप्राइजिंग होगा कि इस तरह से हमारे यहाँ इतने लोग इंटरेस्टेड हैं रोइंग में, कराची से बाहर लोगों को नहीं इतना आइडिया ना। जरा बताइए, व्हेन डिड यू स्टार्ट, हाउ डिड दिस ऑल हैपन? मैंने 2016 में शुरू की थी। लाइक हाउ ओल्ड वर यू? 12 yeah. Okay, और रायान आपने? around the same age at 13. So it is the appropriate age? Is it the appropriate हाँ, age? usually जो कराची बोट क्लब में रोइंग शुरू होती है वो अराउंड 12-13 साल पे ही शुरू हो जाती है। तो क्या आपको क्या अट्रैक्ट किया, मतलब इतने स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट क्यों नहीं खेली, रोइंग में कैसे चले गए? रायान पहले आप बता दो। बस स्पोर्ट ही ऐसा था कि कभी देखा नहीं था ऐसे। क्रिकेट फुटबॉल तो स्कूल में खेलते रहते थे, लेकिन रोइंग एक ऐसा स्पोर्ट था, पानी पे था, आउटडोर्स था, इट वाज डिफरेंट। तो ऐसा अट्रैक्शन हुई कि करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। अच्छा, और फरीद, क्या फैमिली में भी और भी रोअर्स हैं या दिस वाज पूरे फैमिली में सब रोइंग करते हैं? सारे सब रोइंग करते हैं। तो फिर आप ऐसे शौक भी होते हैं ना? मेरी बड़ी बहन है, तो उसने शुरू किया था, फिर उसको भी देख के मैंने शुरू किया था। चले, आप एक होता है शुरू करना और आपकी फैमिली में भी करते हैं लोग, एक होता है गोल्ड मेडल ही जीत जाना। सो उसके लिए कितनी तैयारी चाहिए होती है, क्या डेडिकेशन होती है? मतलब आप यहाँ भी स्टैंड आउट करते हैं फ्रॉम योर ओन इन योर ओन क्लब? We do stand out. We are the best, one of the best two athletes at our club. So both of you. Yeah. अच्छा, okay. Now tell me about your experience in Amsterdam. और इससे पहले भी आप रायान और फरीद दोनों by the way international ऐसे travels पे और tours पे गए हैं। 800 और participants हैं. How did you stand out? मतलब because Pakistan is really not known for rowing. और बड़ी चीजें हैं, but not really. तो रायान बताएं। I think even the athletes there, they weren't really expecting a lot from us. उन्हें भी कभी सुना नहीं था कि वो पाकिस्तान से कोई रोयर्स आए, कोई जीत सके। उनको हमारे बारे में पता नहीं, लेकिन हम खुद बहुत मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कोचेस जो भी हैं यहाँ, मैनेजमेंट जो है बोट क्लब की, बहुत हमारी मदद करते हैं, बहुत ट्रेनिंग करते हैं। तो हमें भी यकीन था कि अगर इतनी मेहनत की है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो the competition is tough. They train a lot.
they have better boats, you know, they have better coaches, but जितनी भी हमने मेहनत की, you know, हमें So ये बताइएगा हमारे क्रिकेट में या अदर गेम्स में जरा कंडीशंस आल्सो मैटर। जाहिर है यहाँ बिल्कुल अलग मिजाज है, मौसम का भी, पानी का भी अपना मिजाज होता है। आप हमें बता सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कंडीशंस से फर्क पड़ता है या माहौल से फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। If you have a whole crowd cheering you on, like your whole family is there, so when they cheer you on, so there's a lot more motivation that you get. You can pull the race better. If there's even the tides, they're rough. If there's a lot of wind, your boat tends to get disbalanced. So I mean that can also be a major factor. हमारी conditions आसान हैं या एम्स्टर्डम में conditions आसान थी? I think हमारी conditions better थी, but that's because we train on our own water more than we train over there. Right. तो वहाँ के लोग they'll find their waters better than ours. मगर आपने तो वहीं के लोगों को हरा दिया, so ये उनके लिए भी सरप्राइज था। तो आपको लग रहा था कि उन्होंने भी शायद कंपटीशन हल्का ले लिया हो? लिया होता था शुरू में, जो हमारी एथलीट्स वहाँ बहुत हुई थी, they weren't really taking us seriously, you know, एक दो मजाक भी हमारे साथ उनके हुए थे, लेकिन हमने मेहनत की थी, तो obviously you know we knew that we stood with them as well. अच्छा, so rowing, like ये डबल्स में आप जीते हैं, so this is basically a race ही होगी ना? तो क्या ड्यूरेशन थी, कितनी देर में आपने कंप्लीट किया, और क्या हम जरा खेल को आपके साथ समझ भी रहे हैं। समझ भी रहे हैं ना, और ऑब्वियसली जो हमारे देख रहे हैं ऑडियंस तो वो भी समझेंगे, तो क्या था ये सारा, जरा एक्सप्लेन करें आप कर देना। 2000 मीटर की रेस थी, ओलंपिक कोर्स था एम्स्टर्डम में जो था, बॉस्बन रिवर पे। इट्स अ 2000 मीटर कोर्स एंड वी कंप्लीटेड इन अबाउट 7 minutes. Oh, that's nice. Turn around करके आना होता है वापस? No, it's one go 2000 और meters. कितना फर्क था आपका और दूसरा जो सिल्वर मेडल वाला? I'm not sure about the times, but we were quite ahead of them. You were quite ahead. 300 meter 45 seconds. अच्छा, तो आगे क्या करना है? Do you qualify for maybe Olympics, rowing team or something like that? या Inshallah, with the work we're putting in, inshallah. जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी चीज होगी। देखिए, हमने आपको एक नया स्पोर्ट जो है वो मुतारिफ करा दिया। हमने क्या कराया, ये जीत के अगर मतलब हमारे तो लिए भी नया है, लेकिन अगर ये जीत के ना आते तो फिर हमें भी कोई इतना खास ना पता लोग होता। सवाल करते हैं कि anybody who thinks कि कर सकता है रोइंग, वो जाके कराची बोट क्लब में कुछ गुजारिश कर सकता है, या फिर you have to have a certain membership? So कराची बोट क्लब के बाद एक रोइंग मेंबरशिप होती है, either through school or even privately you can go. You can obtain the rowing membership. अच्छा, it's just separately rowing membership. Yes. So you get that and then you can start rowing. That you can do. जबरदस्त, रायान एंड फरीद, you made us proud. बहुत मुबारक हो आपको, और इंशाल्लाह ये भी अब उन एथलीट्स में ज्वाइन हो गए जो हमारे शो पे हमें यकीन आते रहेंगे क्योंकि जीतते रहेंगे। So that is the motivation for you. That's all for today. Inshallah. Bye.